हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, रोजगार विद अंकित चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि दीपावली के बाद का ये त्योहार है, जस्ट एक दिन बाद। तो दोस्तों, मैं गोवर्धन पूजा के दिन इसको बैठ के बना रहा हूं। मुझे नहीं पता, आपको शायद एक दो दिन लग जाए मिलने में, हो सकता है आपको भैया दूज वाले दिन मिले या उससे भी अगले दिन मिले, कोई दिक्कत नहीं। जब भी आप देख रहे होंगे, बहुत जबरदस्त वीडियो लगने वाला है दोस्तों। पहले वीडियो का आपने बहुत प्यार दिया है। मूल विधि का ये सेकंड वीडियो है, अगर मैं कहूँ तो सेकंड वीडियो। लेकिन इस सेकंड में पहला वीडियो तो सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए बनाया था कि मूल विधि है क्या, कानून आखिर है क्या। ठीक है, अब मैं आपको इसमें सिखाऊंगा कि मूल विधि में हुआ होता है एक कि धाराओं का जी बिल्कुल याद नहीं होती। मूल विधि बहुत बोरिंग है, अर्थात कानून बहुत बोरिंग है। वाकई में ऐसा होता है, जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जब कांस्टेबल की या यूपीएसआई की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो उनकी इंडोर क्लासेस चलती हैं इसी चीज को सिखाने के लिए। ठीक है, अब वो वहां पे जाके बेचारे पूरे दिन थके हारे फिजिकल वर्क कराया जाता है उनसे, पीटी है, परेड है, सब कुछ, और जाके बिठा दिया जाता है 3 घंटे की क्लास है आपकी और इसमें पढ़ो कानून। तो बेचारे सब सोते हैं इसमें। ठीक है, और इसमें ये नहीं है कि हो सकता है टीचर बहुत अच्छा हो, फिर भी सब सोते हैं, क्योंकि भाई वो थके हारे होते हैं। वैसे ये बोरिंग सब्जेक्ट ही है, मैं भी यही कहूंगा, लेकिन मैंने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इसको पढ़ाने की कोशिश की है। और ये मत सोचिएगा कि इसमें सिर्फ धाराएं पूछी जाती हैं। अगर आप यूपीएसआई का एग्जाम उठाएंगे तो हर पेपर में सिर्फ एक एक धारा मिलेगी मुश्किल से, लेकिन मूल विधि तो बहुत सारे मार्क्स की थी। दरअसल मूल विधि में सिर्फ आईपीसी और सीआरपीसी नहीं है। कोई ये सोचता हो कि मूल विधि के सिर्फ दो ही पार्ट हैं, आईपीसी और सीआरपीसी। दरअसल में और भी चीजें हैं। ठीक है, जैसे आरटीआई एक्ट भी आएगा, ठीक है, आईटी एक्ट भी आएगा। तो जितनी भी चीजें हैं वो सारे, मैं टोटल 10-12 टॉपिक हैं, उन सब पर वीडियो बनाऊंगा। चिंता मत करो, मैंने आपको टोटल 10 वीडियो में पूरी मूल विधि कंप्लीट कराने का वादा किया है, तो किया है, करके रहूंगा। और दोस्तों, आज इससे मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा। क्वेश्चन मतलब बनाऊंगा नहीं, क्वेश्चन यूपीएसआई के भी दिखाऊंगा आपको कि भाई ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनके सबके आंसर आप खुद दे रहे होंगे। ठीक है, लेकिन ये वीडियो आपको बहुत गौर से देखना है, अंत तक देखना है, चाहे कितना भी बड़ा हो। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। बीच में हमारे चुटकुले चलते ही रहते हैं, वो तो चलेंगे ही। ठीक है, चलिए, भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860, ये आईपीसी 1860 है, नो डाउट। ठीक है, अब तो आपको पता ही है कि 1860 इसको क्यों बोलते हैं, बनकर तैयार हुई थी, लागू 62 में हुई थी, वो सब पता है आपको। विश्व का सबसे बड़ा दंड संविधान, ये विश्व का सबसे बड़ा दंड संविधान है। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं सारी बात। पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देख लीजिएगा। अपराधों की परिभाषा व प्रकार, इसमें क्या क्या बताया गया है कि अपराधों क्या है, कौन सा अपराध किया है, ये कैसे पता लगाओगे। ठीक है, किस तरह का अपराध की बहुत सारी कैटेगरी है। ठीक है, मर्डर भी कर दिया तो मर्डर भी किस टाइप का है, कि हत्या है, मानव वध है, क्या है, आदमी मर ही रहा है, ठीक है, फिर भी वो किस तरह का, उस तरह से ही सजा बटी हुई है फिर। ठीक है, परिभाषा, प्रकार, और फिर उन अपराधों के लिए दंड का प्रावधान। जिस तरह का अपराध होगा उस तरह का दंड होगा। 6 अक्टूबर 1860 को बनकर पूरा हुआ, ये 6 अक्टूबर 1860 को बनकर पूरा हुआ, इसलिए इसको 1860 बोलते हैं। लेकिन लागू 62 में हुआ 1 जनवरी 1862। ये मैंने ब्रीफ लिख दिया है थोड़ा सा, और इसमें पीछे बता चुका हूं सारी बातें। कुल अध्याय है 23 और 511 धाराएं हैं। नो डाउट, मुझे पता है ये सारी बातें आपको पता होंगी। ठीक है, लेकिन एक नोट में बात लिख दी है कि हमारा जो आईपीसी है, अंग्रेजों ने ही बनाया था, 1860 आपको पता है, लेकिन उसी दौरान अंग्रेजों ने इसको भी बनाया था। सिंगापुर, ब्रुनेई, पाक, बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका की दंड संहिताएं भी मैकाले द्वारा बनाई गई आईपीसी पर ही आधारित है। तो मतलब उसी आईपीसी पर आधारित है जिस पर हमारा। तो इन नामों को भी याद रखोगे आप, ये किन किन देशों के नाम है। हमारे पड़ोसी देश है, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, ये तो सब भारत से ही बने दोनों। वर्मा बिल्कुल असम इधर साइड पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश के, आपको पता ही है ना, म्यांमार, वर्मा जिसकी राजधानी है। सिंगापुर बिल्कुल एशिया में ही है, और श्रीलंका जस्ट हमारे नीचे है। तो सारे आराम से याद हो जाएंगे। ब्रुनेई थोड़ा सा इधर पड़ जाता है, हालांकि एशिया का ही पार्ट है। तो ये सब दंड संहिताएं मैकाले द्वारा बनाई गई आईपीसी पर आधारित हैं। ठीक है,
तो जो भारत के लिए दी थी उसी पर ये आधारित है। तो बहुत अच्छी बात है, इसको याद रखना ही पड़ेगा हमें। अब मैं धाराएं और अध्याय बताऊंगा, पहले आपको शॉर्ट में बताऊंगा फिर उनको समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। और कोशिश करूंगा कि ये यहीं के यहीं इनके चैप्टर और इनकी धाराएं आपको रट जाए। कुछ इस तरीके से याद करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में आपकी भाभी का फोन आ रहा है, मैं पहले इसको अटेंड कर लेता हूँ फिर आपके पास आता हूँ। चलो जी, वो तो हो गई बात। थोड़ा भैया दूज मनाने की है ना, तो भाई भाइयों के वहाँ पहुंची हैं तो थोड़ा बात तो बनता ही। ज़्यादा देर नहीं की, 5 मिनट की है, ज़्यादा कभी लग रहा हो क्या घंटे बाद फिर से शुरू कर रहे। चलिए दोस्तों, ठीक है, ये तो बात रही बीच की। अब अध्याय पे आते हैं, धारा पे, वर्णन पे सारी बातें करेंगे और मैं कोशिश करूंगा आपको सब कुछ रट जाए, बहुत अच्छे से रट जाए। तो देखिएगा, अध्याय मतलब पहला जो अध्याय था, टोटल हमने बोला इसमें 23 अध्याय हैं। तो पहला अध्याय और 1 से 5 धारा, मात्र 5 धाराएं और उद्देश्य का। तो भाई देखिए, कोई भी चीज है, अगर मैं भी कोई अपनी जीके की बुक लेके आए हैं हम लोग भी, तो हम उसमें उद्देश्य ये बताएंगे कि ये किस किस एग्जाम के लिए है। तो पहले उद्देश्य से कि ये जीके की ला रहे हैं, किस लिए ला रहे हैं, तो ये धाराएं क्यों बनाई गई हैं, इसका उद्देश्य क्या है बनाने का। तो सबसे पहले कोई भी चीज उद्देश्य बताएगी अपना, ठीक है। संविधान भी बना तो उसका उद्देश्य है, शुरू में उद्देश्य का प्रस्तावना आप सुनते होंगे, ठीक है। तो वही चीज है बिल्कुल। 1 से 5, तो पहले 5 में उद्देश्य का दिया, बिल्कुल। अंदर की धाराएं क्या क्या है वो पढ़ेंगे, सिर्फ फालतू की नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि धाराओं से अगर मैं पूरी 511 भी रट दूं तो मुझे गारंटी नहीं है कि मेरा क्वेश्चन तब भी सही हो जाएगा, क्योंकि धारा तब भी घुमा के पूछ लिया आप तब भी अटक जाओगे, ठीक है। तो इसलिए मुझे धारा वो पूछनी है। और देखिए, हाँ, एक बात और बता दूं, क्योंकि ये कानून आपसे जानना चाह रहे हैं, ये वो नहीं जानना चाह रहे कि आप वकील हैं या आप जज हैं, उस हिसाब का कानून नहीं। एक आम आदमी को जितना कानून पता होना चाहिए पुलिस की भर्ती के लिए, एक आम आदमी को उतना ही कानून आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। आप पिछले क्वेश्चंस देख लेना, या तो वो धाराएं पूछी होंगी जो बहुत फेमस रही होंगी, एक आध की तो मैं नहीं कहता, एक आध सेट में बहुत गहरी भी आई है, पर जो पूछी होंगी बिल्कुल आम धाराएं मैं दिखाऊंगा आपको, जिनको हम जनरल यूज में हमें जानना ही चाहिए हर आदमी को, ठीक है। तो इसलिए अगर सारी धारा रट रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो बेवकूफ़ी है, और बहुत ज़्यादा रटना भी मुझे नहीं लगता कि भाई मेरे अकॉर्डिंग तो सही नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अध्याय 1, 1 से 5 धाराएं, उद्देश्य का। और दोस्तों दूसरा अध्याय क्या रहा, 6 से 52। अब देखिए, उद्देश्य दे दिया, अब उसमें बताएंगे स्पष्ट करके कि ये क्या क्या है। उस उद्देश्य को स्पष्ट भी तो करेंगे कि भाई ये क्या है, क्यों है, क्यों हमने इसमें लिखा। तो वो सारी बातें स्पष्ट रूप से समझाई गई हैं। साधारण स्पष्टीकरण इसी को बोलते हैं, कि स्पष्टीकरण दिया है कि इस चीज को क्यों रखा है, मतलब हमें दिल्ली पुलिस में भर्ती होना तो क्यों, आपको क्या फायदे हैं उसके, ठीक है। तो हमने दिल्ली पुलिस के लिए, यूपीएसआई के लिए बुक बनाई है, तो भाई इसके क्या क्या फायदे होंगे यूपीएसआई में जाने के या दिल्ली पुलिस में जाने के, तो वो सारी बातें स्पष्टीकरण कर दिया है पूरी तरह से, ठीक है। नंबर 3, 53 से 75 धारा, दंडों के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई है। अब आपको पता है दंड बुक तो है, ये पूरी तरह से दंड को समझाने वाली है, दंड का संविधान है, तो दंडों के विषय में बताएगी कि भाई कैसे कैसे दंड हैं, किस प्रकार के दंड हैं, कहां से। 53वीं धारा तो यही बताती है कि भारत में कितने प्रकार के दंड दिए जाते हैं। धारा 53 पहली धारा ही ये बताएगी। तो 3 में दंड ही बताएंगे। अब 3 तिगाड़ा काम बिगड़ेगा तो दंड तो मिलेगा ही, 3 तिगाड़ा। तो तीसरा चैप्टर याद रख लेना, दंड मिलता है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा पे। तो दंडों के विषय में विस्तृत जानकारी है। 3 से 53 बन रहा है बहुत अच्छे से। तो 53 से 75 दंडों के विषय में विस्तृत जानकारी। मैं आगे डिटेल में बताऊंगा धाराएं, कोई चिंता नहीं है, आप बस देखते रहो, आपको आंखों ही आंखों में सब कुछ याद होगा। जिस टाइम वीडियो खत्म होगी ना, आप ये कहोगे गुरुजी आज क्या पढ़ा दिया आपने, मतलब लट्ठी गाड़ दिया बिल्कुल। चौथा क्या है, 76 से 106, 76 से 106। अब देखिए साधारण अपवाद है। अब अपवाद क्या होता है मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, कि अपवाद में ये बताए गए हैं कि जैसे अब हम मान लीजिए कई बार किसी आदमी को भी मार देते हैं, वो फिर भी अपराध नहीं है, तो ये तो अपराधों को ही तो बता रहा है। पर अब उसमें ये बताएगा कुछ चीजें, ऐसा नहीं है हर टाइम ये आदमी को मारना हर टाइम अपराध नहीं है। आपके ऐसे भी हो जाएगा, कोई आदमी को मारना हर टाइम अपराध नहीं है, ऐसा भी हो जाए। हाँ, कई बार आत्मरक्षा में गोलियां चल जाती हैं, भाई हमें ही कोई मार रहा हो, हमारे बंदूक की तान दी हो सर पे, तो हम उसको मार भी सकते हैं,
तो फिर वो अपराध नहीं है, लेकिन आपको सिद्ध करना पड़ता है कि ये बिल्कुल तान के ही खड़ा, मैं नहीं चलाता तो ये चला देता, मतलब उस तरह से बताना पड़ेगा। अब जैसे पुलिस वाले कई बार डंडा बरसा देते हैं, पब्लिक पर बरसा देते हैं ना, तो वो भी अपराध नहीं है, वो भी अपराध नहीं। अश्रु गैस, बुलेट छोड़ देते हैं कई बार, वही मतलब कश्मीर में भी आपने सुना होगा, तो उस तरह के, तो भाई वो तो फिर अपराध होना चाहिए, नहीं है अपराध, नहीं है भाई। लठ बजाना अपराध नहीं है, बंदूक की गोलियां भी चलती हैं, तो वो सब नहीं है। तो ये अपवाद है कि भाई अपराध ऐसे कई बार ऐसा होगा कि अपराध करो भी फिर भी अपराध नहीं है, ठीक है। तो वो सारी बातें चौथे में बताई गई हैं। तो 3 में 3 तिगाड़ा में तो दंड बता दिया, और चौथे में साध दी बात कि भाई चलो अपवाद में हम जो बंद कर देते हैं इस बात को। तो 76 से, ठीक है, तो 76 से 106 तक साधारण अपवाद है, पूरा 30 धाराएं आप देख सकते हैं, 30 नहीं 31 है। और ये चलिए आगे बात करते हैं, 5वां चैप्टर क्या कहता है। देखिए पहले ने क्या बोला, उद्देश्य बोला, दूसरे ने क्या बोला, स्पष्ट कर दिया क्या क्या है उन उद्देश्य का मतलब। तीसरे में अब जब दंड संविधान है तो दंडों के बारे में भी बताएगा, और चौथे में कि भाई हर चीज पर दंड नहीं दिया जाएगा, कुछ अपवाद भी है वो भी सुन लो। तो चौथे में ये बात कर दी। अब 5वें में क्या है, 107 से 120 तक, 107 से 120 तक ये धाराएं हैं। दुष्प्रेरण या उकसाना, ठीक है, दुष्प्रेरण या उकसाना होगा, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे से कि भाई किसी को उकसाया भी जाता है क्या, हाँ अरे तेरे चाटा मार दिया तो घूसा मार के आओ उसे, तो वो है उकसाना, ठीक है ना। गोली मार दे तेरे चाटा कैसे मार, तो नंबरदार का बेटा भाई तेरे चाटा लग गया यार, तो बेइज्जती, तो उससे ज्यादा मैं बेइज्जती फील कर रहा हूं, अगले आदमी में पूरी हवा भर दी, तो भाई वो तो फिर उकसा दिया अपराध करने के लिए, तो आपराधिक दुष्प्रेरण भी आएगा आगे, ठीक है। तो आपराधिक, जो अपराध के लिए गोली मारने को कहते तो उसे षड्यंत्र में भी बोल देते हैं इसी दुष्प्रेरण को, कि भाई 2-4 आदमी ने थप्पड़ मारा, अब 2-4 दोस्त मिले, अब भाई आज वो घर से उठाना, किडनैप करना, बाप से पैसा लेंगे पहले, फिर मार मोर के छोड़ देंगे, तो मतलब इस तरीके से भी होता, तो आपराधिक षड्यंत्र में आ जाएगी सारी कहानी। तो सब 5वीं का ही मतलब है ये। तो 5वीं का मतलब सबसे पहले दुष्प्रेरण ही इन्होंने लिया, उकसावा ही इन्होंने लिया सबसे पहले। अगर किसी को दंड समझाने लगे तो उकसाने को ही समझाने लगे, ठीक है, कि उकसावे में कभी मत आओ, ये लोग तो मिलेंगे तो सामाजिक असामाजिक तत्व होते हैं जो उकसाते हैं। 107 से 120 उकसाना, तो 7वां तो बिल्कुल याद रहेगा। देखिए पंच मार दिया किसी ने, पंच, अब पंच मार दिया, पंच लग के बेचारा घर आ गया, लेकिन अब उकसाने वाले मिलेंगे, भाई तेरा पंच मार ही कैसा दिया उसने, पंच मतलब घूसा, ठीक है, तो उकसाया जाएगा पंच लगने पे। तो पंच मतलब 5 में उकसाना, याद रहेगा। और 5 कर दिया तो षड्यंत्र बन जाता है ये, तो बिल्कुल षड्यंत्र भी मैंने आपको समझा दिया। 120 है 120 भी, 2 ही धाराएं आपराधिक षड्यंत्र की, ठीक है। तो 5 बाद में जुड़ा है, ठीक है, पहले 5 था, संशोधन करके 5 भी, जो ए बी में जुड़ेंगे बाद में जुड़ेंगे, ठीक है। 6 121 से 130 अभी कब जुड़ा उसकी कोई जरूरत नहीं है, भाई इतना पढ़ोगे क्या। 121 से 130, अब आप देखो 10 धाराएं हैं बिल्कुल, 120 से 30 तक, भाई 20 खत्म कर दो, 21 से शुरू है तो 1 से 10, ये 30 है, मतलब 10 है, हिसाब लगा लो ना। 10 धाराएं राज्य के विरुद्ध अपराध, मतलब ये जो राजद्रोह होता है ना, देशद्रोह, ये राज्य देश का मतलब है यहाँ, राजद्रोह या देशद्रोह, जो सरकार के विरुद्ध कोई भी काम कर दे, तो वो सारी बात 6 के। अब देखिए कोई देशद्रोह कर रहा, तो देशद्रोह पे हम क्या कहेंगे, छी इतना गंदा काम, छी, छठे पे हो जाएगा देशद्रोह, याद रहेगा, छी इतना गंदा काम तो कोई नहीं करता यार, ये बताओ क्या गंदा काम कर रहा, ठीक है। अब देखिए तीनों सेनाओं से संबंधित अपराधों के विषय में बात करेंगे। तो तीनों, अब देखिए पंच मारा, 5 पे उकसाना आ गया, 6 पे छी हो गई, तो मतलब देशद्रोह की बात है। चौथे पर साधारण अपवाद था, तीसरे पर दंडों को समझाया गया, और दूसरे पे क्या था, पहला उद्देश्य था, और दूसरे पे क्या था, दूसरे पे देख लो ना आप ही, साधारण स्पष्टीकरण, उद्देश्य स्पष्ट करा कैसे कैसे है। 7वें में क्या है, तीनों सेनाओं से संबंधित जो भी अपराध होंगे वो सारी 7वीं चैप्टर में रखे। ये चैप्टर बटे क्यों आपको बता दूं, दरअसल में जैसे एक बात खत्म होगी, एक पूरी कहानी, अच्छा इसमें पूरी इससे संबंधित धारा धर दो, तो भारत में 23 तरह के दंड रखे गए, ऐसे मान लीजिए,
लीजिए आप। तो इस तरह की संस्थाओं पर तो एक प्रकार का ये दंड सेनाओं से संबंधित, अब सेनाओं में अलग अलग, ठीक है। तो हमारी आईपीसी पूरी तरह से सेनाओं पर लागू नहीं होती है, आपको पता होना चाहिए, पर सेनाओं के जो दंड है वो इसमें आते हैं 131 से 40। सेनाओं से संबंधित जो भी दंड है अपराधों से, चाहे किसी सैनिक ने कर दिया हो, सैनिक घर को छोड़ के भाग आया हो नौकरी, है ना, वो भगोड़ा घोषित हो गया हो, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। आपराधिक षड्यंत्र, सेना ने किसी को मतलब आम आदमी को गोली मार दी हो, ठीक है, कुछ भी समझ के, तो उस पर भी कोई अपराध चलेगा, तो किस तरह से धाराओं में चलेगा, तो इस तरह सिविल की ये धाराएं उन पर लगती हैं। बाकी फौजी एक अलग कानून है, ठीक है, उनका अपना अलग भी चलता है। चलिए, कोर्ट मार्शल वगैरह वहां भी होते हैं खूब। 8वां 141 से 160, यहाँ देखिए, यहाँ 10 धारा थी देशद्रोह, ये सेनाद्रोह हो गया, ऐसे समझ लीजिए भाई, सेनाद्रोह हो गया, सेनाओं से अपराध, वो देशद्रोह हो गया, फिर सेनाद्रोह आया। अब सेना है तो तीनों 7 सेनाएं होती हैं हमारी, तीनों सेनाएं 7 देश के लिए लड़ती हैं, तो 7 से सेना याद आ जाएगी। और 8 141 से 60, यहाँ 10 धारा देशद्रोह में, 10 धारा सेनाद्रोह में, और 8वां 141 से 60, ये 20 धाराएं हैं सार्वजनिक शांति के विरुद्ध। अब आप देख रहे हो कहीं कम धाराएं हैं किसी चैप्टर में, किसी में ज्यादा है। अब देखिए, सेनाओं से संबंधित जब अपराध सारे ही कवर हो गए तो ज्यादा धाराएं क्यों बनाएंगे, ठीक है। अलग अलग तरह के अपराध इन धाराओं में कवर कर दिए, बात खत्म हो गई। अब ये सार्वजनिक शांति के विरुद्ध जो अपराध हुए, सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध कैसे होते हैं पहले तो मैं आपको समझा दूं। जैसे मान लीजिएगा शांति चल रही है, खूब बढ़िया चल रही है, और आके किसी ने मान लीजिए डीजे बजा दिया कॉलोनी में, ठीक है, या हाव हुड़दंग कर लगे, नाचने लगे, तो उन पे भी धाराएं लगती हैं, 141 से 60 के बीच की धाराएं लगती हैं, ठीक है। और मतलब गोली बंदूक की आवाज आने लगी, मतलब दूसरा आदमी डिस्टर्ब हो रहा है। आजकल मंदिरों मस्जिदों पे स्पीकर चलते हैं, उस पे भी सार्वजनिक शांति के विरुद्ध का अपराध लग जाता है। तो वो सारी बातें इसमें आती हैं, सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध, ठीक है। तो कई बार लोग दंगे भी कर देते हैं, वो सब इसमें सब कुछ आप कह सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अब हम कह सकते हैं इस बात को सार्वजनिक शांति के विरुद्ध 8, तो 8, तो इस तरीके से आप सोचिए, मैं आपको एक देसी भाषा में एक एग्जांपल देता हूं कि हम ऐसे मान सकते हैं इसको, जैसे मान लीजिए कोई हमारे घर में भैंस का होता छोटा सा बच्चा, उसको बोलते हैं, मतलब कुछ भी जेंगड़ा बोल दे हमारे यहाँ पर, चलो ठीक है, तुम्हारे यहाँ कुछ भी बोलते, सही, भैंस के बच्चे को या भैंस को, अब वो मान लो सब कुछ शांति प्रिय बंधे हुए हैं ढोर सारे, लेकिन अब एक कोई ज्यादा ही उपद्रव उछल कूद करने लगे, तो हम कहते हैं जा इसको 8 मार दे, 8 लगा दीजिए सही से, ठीक है, फिर ये जो जेबड़ा तोड़ रही है भागने से बंद हो जाएगी, मतलब इस तरीके से हम कहते हैं 8 मार दे। तो सार्वजनिक शांति के विरुद्ध जो भी अपराध करता तो सही से 8 मार दो। 8 मारने का मतलब उसे पुलिस वाले भी पहले ही जेल में बंद कर दें। ऐसे आदमी मान लो चुनाव आ रहे हैं और दिख रहा है सार्वजनिक शांति बनी नहीं रहने देगा, तो पुलिस वाले पहले उठा लें ऐसे आदमी ने। पता आपको नहीं पता होगी, सावधान रहिए अगर आप ऐसे हो तो। चलो 9वां पर आप भर्ती हो जाओ, सबसे बढ़िया है, बचे ही रहोगे और कोई डालोगे। 9वीं बात 161 से 171, ये फिर 10 धाराएं हैं। तो अब इसमें क्या कहेंगे, लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराध। अब ये मैं आपको समझाने लगूं, लोक सेवक कौन होते हैं, जैसे डीएम है, पीसीएस है, ये जो होते हैं ये लोग, एसडीएम वगैरह, ये सब लोक सेवक हैं। या कोई भी अधिकारी, मान लो अथॉरिटी का अधिकारी या कहीं का भी पुलिस अधिकारी, ये सब लोक सेवक हैं। इनसे संबंधित, इनके द्वारा भी अपराध हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मान लो पुलिस वाला किसी में चांटा मार दे, ये भी एक अपराध है, ठीक है। पुलिस वालों को मेरी बात बुरी लग सकती है क्योंकि मैं जागरूक कर रहा हूं आप लोगों को, तो उनको लगेगा यार हम चांटा भी नहीं मार सकते, मतलब देखिए बिना बात की भी लगा देते हैं थाने में, तो जाके मैं मार दिया, क्यों मारा भाई, मेरा मन कर रहा है, ऐसा भी कहते हैं पुलिस वाले। कभी सोच रहे हो, लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराध, ठीक है। तो मतलब या तो लोक सेवकों द्वारा कोई अपराध किया हो, मान लो भ्रष्टाचार के अपराध होते हैं इनके द्वारा भी, ठीक है, या इनसे संबंधित कोई अपराध, मतलब आप लोगों ने इनके साथ अन्याय कर दिया हो, मान लो आपने इनको पीट पाट दिया, कई बार वीडियो आती रहती है विधायकों ने पुलिस वालों को पीट दिया, तो वो इनके द्वारा भी
मतलब इन पे काफी संगीन धाराएं होती हैं। 161 से 171 कोई कम धारा नहीं है, ठीक है। अब कुछ लोग कहते होंगे जी 164 के बयान है वो तो इसमें ही आते हैं, वो सीआरपीसी का 164 के बयान, मान ली लड़की के साथ कुछ अन्याय हो गया है तो उसके 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं, वो सब यहाँ नहीं है। कभी सोच रहे हो वो सीआरपीसी का हिस्सा, वहां बताऊंगा उन्हें। पुलिस वाला कोई देख रहा होगा मेरी वीडियो समझ रहा होगा 164 क्या होता है, वो सब पता रहा है। 164 बहुत इंपॉर्टेंट धारा दिल्ली पुलिस मतलब सारी पुलिस में, ठीक है। 9th का ए 171 ए से 171 आई, चुनाव संबंधित अपराध होते हैं ये। चुनाव संबंधित अपराध 171 में ही है टोटल, ये बाद में जुड़े, चुनाव पहले थे ही नहीं अंग्रेजों के टाइम पे, तो ये हमने जोड़ दिया भाई, चुनाव आजादी के बाद में ये सब धाराएं जुड़ गई, ठीक है। तो कभी चुनाव में भी दंगाई होते हैं लोग, ठीक है। अब उससे कोई अपराध, मान लो दारू बेच रहा, उसमें दारू बांट रहा, वो सब अपराध है चुनाव संबंधी, उन पे ये धाराएं लगती हैं, ठीक है। 9th चैप्टर में रख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 8वां 9 पे हमने लोक सेवक को भी द्वारा दे दिया। लोक सेवक तो आप समझते हैं डीएम एसडीएम को, ना 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 इनको मत छेड़ना, ना 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 भाई पुलिस अधिकारी है, ना 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 इसके साथ कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए, यह हर पुलिस अधिकारी अपनी रिश्वत के लिए नाटता है, ना ना पहले तो मैं नहीं करेगा, ना 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 मैं नहीं लूंगा, ठीक है। तो ये सब समझ गए ना आप बात, बिल्कुल 9 भी याद हो जाएगा, ना ना करते ले जाए काम कर दे। चलो 172 से 190 लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के विरुद्ध अवमानना। तो दोस्तों ये कैसा है, लोक सेवकों के विधिपूर्ण मतलब वो बिल्कुल कानून से चल रहा है और उसके विरुद्ध अवमानना कर दो, आप उसकी इंसल्ट कर दो। इंसल्ट कैसे, मान लीजिए जैसे सीओ लेवल पे आपको सम्मन भेजा जाता है, आपने सीओ उसका सम्मन रिसीव भी कर लिया, या आपके पास पुलिस वाला है, आपने कर दिया नहीं मुझे नहीं करना, जा बोल दे जिसको बोलना है, तो ये अवमानना हो गई, वो आप पे इन धाराओं के विरुद्ध फिर कानूनी कार्यवाही। या आपने कोर्ट का सम्मन आया, लोक सेवक तो न्यायाधीश भी है ना, आपने कोर्ट का सम्मन रिसीव किया और आप कोर्ट में पहुंचे नहीं, तो उसकी अवमानना हो गई, बिल्कुल। तो ये 10वीं धारा है, 10वां चैप्टर है इस संबंधित, तो उसमें सारे दंड इसमें लिखे होंगे कि आपको क्या दंड मिलेगा, ये धाराएं बताएंगी आपने कौन सा अपराध किया। ये धाराओं में सारी बात लिखी है, सम्मन का कौन सा, सीओ के सम्मन का कौन सा, उसका क्या, सारी बात तो बताएगा ये। तो 10वीं बात है लोक सेवक, तो 9 और 10 दोनों लोक सेवकों के द्वारा है, 9 और 10 बिल्कुल लोक सेवकों द्वारा है, लोक सेवक संबंधित सारे अपराध 9 में आएंगे और 10 भी लोक सेवकों द्वारा ही है। तो 9 और 10 याद हो जाएंगे। 8 में 8 मारी थी जो सामाजिक शांति भंग कर रहे थे, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब मैं 11 की बात करूं, 191 से 229 झूठा साक्ष्य वाले अपराध, मतलब ऐसे भी अपराध होते हैं, हाँ भाई कोर्ट में झूठा सबूत पेश नहीं करते तो झूठे गवाह बना के ले आएंगे, तो वो सब क्या वो भी अपराध होता है? अरे झूठा गवाह बनाना तो बहुत बड़ा अपराध होता है, ठीक है। 191 धारा का वो बिल्कुल मतलब उल्लंघन कर रहा है, मतलब 191 धारा यही बताती है कि झूठा साक्ष्य आपने पेश किया तो आप गए, ठीक है। तो इस तरीके से वो करा, तो इस तरीके से आपको याद होगी 11वां चैप्टर, मतलब झूठा, और झूठा तो वही है जो एक और एक 11 बता, एक और एक तो 2 हुए, और जो एक 11 बता रहा है इसका मतलब वो झूठा आदमी है। तो बिल्कुल याद रखना 11 वाली बात झूठी है, तो झूठा साक्ष्य इसमें पेश किया जाएगा कि देखो जी 1 और 1 तो 11 होते हैं, देखो, और जबकि 1 और 1 तो 2 हो कायदे में, तो झूठा ही साक्ष्य हो गया ना। 1 और 1 लिख के दिखा दिया जाए, जब क्या मैं पागल हूं जो मैं 1 और 1 समझता नहीं हूं, लिख के दिखा दिए तुमने जो, तो इस तरीके से आप समझ ले हुए इसको और याद भी हो जाएगा। 12 तो 11 चैप्टर याद रहेगा ना। 11 अब झूठा साक्ष्य, झूठा जज पागल बनाया था 1 और 11 कह के। अब 12 है सिक्कों से संबंधित 11 मतलब 12 हो गया कॉइन से संबंधित, स्टाम्प और ये जो जितनी भी बातें स्टाम्प से रिलेटेड, स्टाम्प चोरी या स्टाम्प कोई गड़बड़, स्टाम्प के साथ छेड़छाड़, जो भी बातें हैं वो सब 12वें में आएंगी। सिक्के में लोग छेड़छाड़ कर देते हैं, मान लीजिए आपने कोई सिक्का है अपने घर पे उसको तोड़ मरोड़ दिया, सिक्के की बात कर रहा हूं मैं, नोट की नहीं कर रहा। मान लो सिक्के को आपने हथौड़े से पिचका दिया, मतलब उसको बिल्कुल ऐसे कर दिया बेकार उसकी हालत में, ताकि वो कोई ले ना सके। अगर आप सिक्का नष्ट करते हैं, सिक्का आपके पास है तो आपका है, किसी और के पास है तो वो किसी और का है, ठीक है, तो वो किसी का है ही नहीं पर्सनल, वो गवर्नमेंट का है, इसलिए आप गवर्नमेंट की संस्था, आपका नहीं, आपकी जेब में आप उसको खर्च कर सकते हो, लेकिन वो फिर उसका हो जाएगा, तो इसलिए आप उसको अपना हक नहीं समझिए, ठीक है। गवर्नमेंट यही बोलती है आपका वो नहीं है, ठीक है। तो समझ गए ना, तो ये अपराध है अगर आप उसके साथ छेड़खानी, बस आपके लिए तो यूज करने के लिए दिया है, वो आपने कमाया आप यूज करिए, ठीक है। आप उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, नोट फाड़ रहे हो
तब भी आप मतलब वही हो, अपराधी हो, तो ये धाराएं उन पे लगती हैं। आपके मेरा सिक्का में कुछ भी करो, आपका नहीं है वो, फिर बता रहा हूं। चलो 264 से 267 मापतोल से संबंधित अपराध। देखिए अभी सिक्के तो मापतोल में ही जाएंगे, मतलब दुकानदार पे ही जाएंगे, तो सिक्के के साथ ही आ गया 13वां चैप्टर। तो देखिए 13 मापतोल। अब आप कैसे करेंगे मापतोल को? जैसे दुकानदार कम तोल देता, कम बाट का प्रयोग करता, उस पर धाराएं लग सकती। चैप्टर 13 कहता 264 से 267 धारा, 420 की धारा मत लगवाओ। 420 भी धोखेबाजी की धारा होती है, लेकिन इनके लिए तो धाराएं अलग बनी है। 420 तो उसके लिए जिसे वो समझ ही नहीं पाए अंग्रेज जब कानून बना रहे थे कि भाई ऐसी चालाकी भी लोग करेंगे, तो वो 420 में रख दिए अलग अलग तरह की। मापतोल की तो उनके दिमाग में थी, तो उनकी तो अलग धाराएं बना दी उन्होंने, 264, 65, 66, 67। तो ये बताएंगे वो किस तरह का अपराध है आपका, ठीक है, तो किस तरह की दुकानदार को सजा मिलेगी। तो बस यही समझ लो 13 मतलब 13 मैं ठीक ही कर दूंगा। 13 जो अपना जो ये है तोल बोल के, तो इस तरीके से याद रख लीजिएगा। तो हम 13 मेरा होती रहती है ना दुकानदार पे, चलो वही बात है, तो 13 ठीक ही करवा दूंगा। इस बाट है यूं मान लो 13 याद रहेगी ना, 13 बाट ठीक ही कर दूंगा, तो मापतोल की याद रही। कभी कर ले अपने आप ही ठीक, मुझे ही करना पड़ेगा नहीं। 14वां, तो अब आप आ जाओ 268 से 294 लोक स्वास्थ्य मतलब डॉक्टर भी अपराध करते हैं कई बार। मतलब आपको पता ही डॉक्टर के बहुत सारे अपराध हो सकते हैं। कई बार मरीज को डेथ होगी, ये पैसे कमाने के चक्कर में उसको लिटाए रखेंगे 2-3 दिन, तो उस तरह के भी अपराध लोक स्वास्थ्य या लापरवाही में कोई मतलब बच्चा मर गया या कुछ हो गया बच्चे को या किसी बड़े को, तो वो सब लोक स्वास्थ्य से संबंधित अपराध होगा। सुरक्षा ही होगी एक प्रकार से, सुरक्षा आपने डॉक्टर के हाथ में दे रखी है, ठीक है। सुविधा, तो सुविधाओं में भी कमी है। नैतिकता कैसी होगी? नैतिकता समझा सकता हूं, जैसे मान लीजिएगा अश्लील वीडियो कैसेट्स बेचते हैं दुकानदार, ठीक है, अश्लील सामग्री कोई बेचता है, अश्लील किताब कोई बेचता है, तो वो जो है भाई वो बिल्कुल इस 14 का इसका अपराधी माना जाएगा। तो आप याद रखिएगा 14, तो बिल्कुल याद रखिएगा सुरक्षा में टीन फोड़ दी, 14 याद रख लीजिएगा। सुरक्षा, भाई सुरक्षा कर रखी थी एक टीन ने, और फोड़ द टीन, तोड़ द सुरक्षा, तो उस तरीके से आप सुरक्षा 14 याद रख सकते हैं। 13 में 13 हो रही थी, तो 13 मेरा सामान तो मापतोल पे आ गया था। 12 में सिक्के और 11 में आपको झूठा साक्ष्य, एक और एक जज को पागल बनाया था। और 10 और 9 लोक स्वास्थ्य, लोक सेवकों द्वारा हो गई थी बात। 8 में 8 मारी थी, किसको? भाई वही जो लोग जो सार्वजनिक शांति को भंग करने वाले लोग हैं। अब 15 में याद रखिए धर्म संबंधी अपराध, 3 ही धाराएं हैं। धर्म संबंधी आप जानते होंगे, बिल्कुल किसी ने उस धर्म को गाली दे दी, किसी ने वो दे दिया, किसी ने धर्म के साथ पोस्टर लगा दिया, मतलब मंदिर के साथ कुछ बदतमीजी कर दी, भगवान की तस्वीर के साथ छेड़खानी करके एक पोस्ट बना दी, तो वो सब 15 में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से धर्म संबंधी, तो धर्म में ऐसे याद रख लीजिए, पान खाके किसी के धार्मिक स्थल पे कोई थूक दे, मान लो पान खाके कोई मंदिर में, मस्जिद में, तो भाई वहां तो लड़ाई होगी, धर्म संबंधी अपराध हो गया। तो पान 15, पान, तो पान से याद 15 रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, धर्म संबंधी अपराध हो गया। पान मैंने कहा बताया, मंदिर मस्जिद में थूकने की बजाय मतलब धर्म संबंधी अपराध कर दिया। चलिए 16 299 से अब देखिए 16 और 17 वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों से बहुत धाराएं मैं आपको लिखवाने वाला हूं, मतलब सबसे ज्यादा इनसे ही बताऊंगा, क्योंकि ये जितने भी आप अपराध देखते हैं, देखिए अपराध कैसे, मान लीजिए कोई मर्डर है, कोई रेप है, वो सब इसमें आएंगे। मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध, मानव शरीर को प्रभावित करने वाले, कोई किडनैपिंग है, मानव शरीर ही प्रभावित हो रहा है, तो वो 16 में होगा, ठीक है, 16 में होगा। तो फिर बिल्कुल याद रख लीजिए 16 में शरीर होता है, शरीर से साथ अपराध होता है, 16 में शरीर अपराध होता है। 17 में संपत्ति के साथ अपराध होता है, संपत्ति को प्रभावित, मान लो चोरी है, किसी की साइकिल उठा कर ले गए, किसी की बाइक उठा कर ले गए, तो वो संपत्ति है एक प्रकार से, जब उसने खरीद रखी है। तो आपका पेन भी चोरी कर लिया, वो भी संपत्ति, आपके लैपटॉप चोरी कर लिया, कुछ भी चीज जो भी चोरी वोरी की बातें, डकैती है, लूट है, वो सारी 17 में आएगी,
ठीक है, बात क्लियर हो गई। चोरी डकैती लूट में मैं फर्क पहले वीडियो में ही बता चुका हूं। ठीक है, चोरी वो चुपदेसी आओ और निकाल के ले जाओ, और लूट वो अगर बल प्रयोग कर दे, चाहे आदमी एक ही है, एक आदमी ने चुराया, एक ही आदमी अगर उसी में किसी को मार के मतलब घुसा भी मार के और ले गया सामान को, उसकी को छीन छान के, तो वो चोरी नहीं, फिर वो लूट है। और अगर इसी लूट को, इसी चोरी को, कुछ भी चोरी हो, चाहे चुप पाए निकाल के चले गए, तो 5 आदमियों ने अगर ये काम कर लिया, 5 आदमियों ने मिलकर बल प्रयोग करा हो या ना करा हो, अगर 5 आदमी को चुरा कर ले गए, तो समझ लो डकैती है। तो ये चोरी डकैती लूट में थोड़ा सा अंतर है बस, तो इन्हीं को आप समझ सकते हैं, तो मैं बताऊंगा। तो दोस्तों 378 से 62 और 299 से 377, इनको तो रट डालो, बिल्कुल रट डालो। तो आप समझ लीजिएगा करीब 300 से ही शुरू हुई है, 300 से 377। ये वो ये समलैंगिकता कोर्ट ने, जिसको अभी वैध भी मान लिया है हमारे कोर्ट ने, बहुत दिन वो चर्चा में रहा। गे और लेस्बियन आपने चक्कर सुना होगा, आदमी आदमी से ब्याह कर लेगा, लड़की लड़की से कर लेगी, मतलब क्या क्या चला हुआ, तो आप समझ नहीं सकते। 377 अप्राकृतिक यौन संबंध, वो सारी बातें 377 में, ठीक है, तो वहां तक की बात है, तो वो तो शरीर को प्रभावित वाली बात हो गई ना सारी बात। चलिए, तो 300 से 299 से मान लो 377 तक, और 378 से चोरी शुरू हो जाती है। चोरी की परिभाषा इसमें दी गई है, फिर लूट बताई गई है आगे कुछ धाराओं में, फिर डकैती बताई गई है, तो वो सारी बातें बताई गई हैं 462 में। ठीक है, बहुत बढ़िया संपत्ति को प्रभावित करने वाले कार। ठीक है, चलिए भाई, बहुत सही, आपको समझ में आ गया। 16 में है मानव शरीर, 6 से शरीर, 6 से 16, और 17 में है संपत्ति। ठीक है, 17 में संपत्ति को प्रभावित, और 18 चैप्टर है 463 से 489 धारा, दस्तावेजों से संबंधित अपराध। कोई जरूरत नहीं है, कोई खास नहीं है। दस्तावेज ऐसे मान लो कोई किसी की बुक है, कॉपीराइट ले रखा है किसी ने, और वो इस बुक को अपने नाम से छाप दे तो दस्तावेज हो गया, और उसको अपने नाम से छाप दिया तो भाई इसका मतलब वो अपराधी हो गया, और उस पर इनमें से कोई सी धारा लग जाएगी। ठीक है, तो बात तो समझ में आनी चाहिए ना, क्या है ये 18वां चैप्टर। ठीक है, तो बाकी तो हमें ऊपर 17 तक ही हमारे मेन है। 19वां देखिए, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आपको ये भी समझा देता हूं। 490 से 492 में बहुत छोटी धाराएं हैं और बहुत छोटा केस भी। अब पटाखे खूब फूट रहे हैं क्योंकि गोवर्धन पूजा का दिन है, तो फोड़ने दो, इन त्योहारों को भी अलग मजा। पटाखे फूट रहे हैं, हमारे पढ़ाने में भी कोई दिक्कत ही नहीं है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट में सेंध लगा दी, विश्वास में सेंध मार देना। तो सेंध आप समझते हैं ना, ब्रीच मतलब सेंध लगा देना, दरार पड़ गई विश्वास में। ये कैसे होगा? अब मान लीजिएगा मैंने आपको लूट बताई, चोरी बताई, डकैती बताई। चोरी तो एक ये है, रात में आए चोर ले गए पैसा निकाल के। ठीक है, एक आदमी आया चोरी करके चला गया। एक आदमी आया दिन में, वो बंदूक दिखा के, और अपने 2 आदमी आए, 1 आया, 3 आए, कितने भी बंदूक दिखा के कैश ले गए लूट के। एक आदमी आए, दिन में ही आए, डकैती डालना, 5 आदमी आ गए, बंदूक दिखाई, 5 लूट के ले गए, वो डकैती हो गई। तो चोरी, लूट, डकैती तीनों चीज समझ में आ गई। अब आती है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहां आता है। इसी में एग्जांपल दे दूंगा, समझ लेना बिल्कुल। अब देखिए, ऐसा है, शाम को बैंक का कैश जाता है, जो बैंक में से संबंधित लोग हैं उनको सब पता है। ठीक है, बैंक में कैश, ये गाड़ी जा रही है, इसमें ड्राइवर बैठा और एक आध इसमें गार्ड हो गया, या ड्राइवर के भरोसे ही जा रहा, तेरी जिम्मेदारी, तनख्वाह काट लेंगे सारे पैसा, चाहे जिंदगी में ना कमा पाए इतना। तो 5 करोड़ रुपया इसमें कैश लगा हुआ। ड्राइवर को लालच आ गया, मैं जिंदगी में नहीं कमा पाऊंगा। ठीक है, बच गया तो बहुत बढ़िया, पकड़े गए तो कोई नहीं, घर वाले तो खा ही लेंगे पैसा। तो वही वो लेके इसको, अब बैंक ने तो इस पर पूरा ट्रस्ट कर रखा था, बैंक गाड़ी वहीं पहुंचाएगा, लेकिन इसने कोई चोरी नहीं की, कोई डकैती नहीं की, कोई लूट नहीं की। इसको बस पैसा पहुंचाना था इस स्थान पर, और ये यहाँ न होके अब इसे लेके अपने घर को उड़ लिया इस पैसे को, और पता नहीं कहाँ का फिर ढूंढते ढूंढ रहे पुलिस वाले। ठीक है, तो ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। तो आप समझ गए ना, ये चोरी है ना डकैती, कुछ भी नहीं है। पुलिस, वो ड्राइवर ले गया गाड़ी उड़ा के, क्या करे। चलो 20वां, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट समझ में आ गया, बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। भाई विश्वास था, सबको विश्वास था, रोज लेके जाता, आज भी लेके चला जाएगा। अब उसने ट्रस्ट में लगा दी सेंध। ठीक है, तो 20वां चैप्टर क्या है, 493 से 98, बहुत छोटी छोटी धाराएं हैं। विवाह से संबंधित अपराध हो गया। तो विवाह से संबंधित अपराध इसको हम कैसे कह सकते हैं दोस्तों? तो देखिए, जितना भी मान लीजिए एक आदमी है, अब हमारे यहाँ पे अपराध है, अब तो खैर सभी जगह एक सही कानून हो गया, 3 तलाक पहले था मुस्लिमों में, अब शायद वो भी खत्म है इससे। तो क्या होगा कि एक ही विवाह कर सकते हैं अगर एक जीवित पत्नी है, तो अगर उसको कानूनन तलाक ना दिया जाए तब तक, कानून, ठीक है, लिखित में। चलो, तो वो अगर नहीं है, ठीक है,
तो भाई फिर आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। अगर उसने मना कर दिया मैं तलाक नहीं देना चाहती, तो आप दूसरी शादी कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो जीवित पत्नी पर तो नहीं कर सकते। अगर उसने शिकायत कर दी तो बहुत कुछ हो जाएगा। कभी आप क्यों, हमारे यहाँ तो है जी एक पड़ोस में ऐसा, वो उसका क्यों नहीं हो, उसकी पत्नी बेचारी सीधी होगी। चलो चल रहा काम, क्यों तुम टेंशन लो, अपनी बतेरी टेंशन है, दूसरे की टेंशन में मत घुसो। चलो 493 से 498, मान लो अब कई बार दहेज का भी केस बन जाते हैं, तो दहेज चीज बाद में आई, अंग्रेजों के टाइम पर नहीं थी। अंग्रेज सुन लेते दहेज भी हो कुछ तो हो सके फिर अपने यहीं मतलब कुछ भी, चलो रहने दो, क्यों नहीं, बहुत तगड़ा डायलॉग आ रहा। तो 20A 498A ये धारा दहेज से संबंधित अपराध है, समझ गए आगे ना। 20A वेरी इंपॉर्टेंट है। 400, क्योंकि दहेज का आजकल अपराध बहुत तगड़े तगड़े चल रहे हैं, पता है आपको, तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। पर कोई मानता नहीं, सामाजिक रेपुटेशन अपनी खराब मानने लगते हैं लोग, दहेज ना दे तो हमें भी देना पड़ रहा, क्या करें, मजबूरी है। 1 दिसंबर की सिस्टर की शादी है, चलो कोई बात नहीं, देना तो पड़ेगा भाई, अब जब चल रहे हैं तो चल रहे हैं, क्या हो गया, ठीक है। अब पुलिस वाले ने मत लेके आ जाइए हमारे यहाँ। चलो 20A 498A दहेज से संबंधित अपराध हो गया भाई, बिल्कुल सही है। 20A 498A दहेज से संबंधित अपराध, ठीक है। अब तो उपहार समझ के दे दें, दहेज नहीं है जी, तो गिफ्ट है शादी। चलो 21 499 से 502, तो दहेज का जरूर याद रखना भाई, आगे भी आएगी, दहेज मृत्यु भी आएगी, ठीक है। तो 21वां 499 502 मानहानि, बिल्कुल मानहानि। तो बड़े बड़े आदमी अपना अपना कुछ भी, मतलब कई बार कुछ भी अगर बोल दिया मोदी जी के बारे में, कभी केजरीवाल जी के बारे में, तो वो सब आपने सुना ही है, बड़े बड़े केस लड़े होते हैं, खड़े होते हैं इन पर सब, है ना। भाई ये है प्रधानमंत्री ने घोटाला किया है, प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार किया, अगर ऐसा कोई आरोप लगा देता है, प्रधानमंत्री की छवि गंदी होती है, तो वो मानहानि की भी मेरा मान सम्मान। अब आपका कोई कह दे ये मैंने ठेली पर खाता हुआ पानी पटा के देखा था, तो इसमें कौन सी मानहानि है, देख लिया ना कोई उड़ा रहा आपको, ठीक है भाई। अब कोई मोदी जी को कहने लगे भाई मैंने मोदी जी देखे पानी पटा के खाते हुए ठेली पे, तो फिर थोड़ा सा लगता है यार, देश का प्रधानमंत्री, तो मान को कहीं ना कहीं आप हानि पहुंचा रहे। तो इस तरीके से मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो जो मान सम्मान था उसको हानि पहुंचा रहे हो। चलिए 503 से 510 तक आपराधिक अपमान, ठीक है। चलिए बहुत सही है भाई। 22वां 503 से 510 आपराधिक अपमान। 23वां 511 एक ही धारा है बस, अपराध से के प्रयत्न किए जाते हैं अलग अलग तरह के, तो आपराधिक अपमान हो गया, ये मानहानि हो गई, तो कोई जरूरत नहीं है, सब बेकार की बात है, ऊपर पढ़ लिया, मानहानि याद रख लेना बस, धारा इसकी, और कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मानहानि के लिए दंड ये मिलेगा वो सब, ठीक है दोस्तों। तो हमने चैप्टर ऑलमोस्ट सारे कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, अध्याय ऊपर ही इंपॉर्टेंट थे, बस 14-15 तक, और हमने 16-17 बहुत अच्छे से कर लिए। नीचे कुछ खास नहीं है, इनको पढ़ो या मत पढ़ो, लेकिन एक दहेज वाला जरूर पढ़ लेना, 20A, और 21वां मानहानि, ये क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए आगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, 499 किससे धारा संबंधित है, मानहानि लगाओगे, एक ऐसे आते हैं क्वेश्चन, 499 से 502 तक पूरी की पूरी धाराएं किससे संबंधित है, तो आप कहोगे मानहानि से, ठीक है। तो समझ में आ गया, एक धारा नहीं पूछेगा कोई, सारी इकट्ठी पूछेगा अगर वो पूरा कवर है तो, ठीक है। चैप्टर तो नहीं पूछा गया, पर चैप्टर भी पूछ ले तो आप तब भी लगा सकते हैं। चलिए महत्वपूर्ण, मुझे लग रहा है बहुत सारा बोरिंग है, मैंने कोशिश की है मैं थोड़ा सा आपको समझा सकूं, मुझे लग रहा है बहुत अच्छा होगा। और पूरी एक वीडियो में मैंने कोशिश की है कि पूरी आईपीसी खत्म कर दूंगा, बिल्कुल जड़ से धुआं कर दूंगा, आपको लगेगा कुछ नहीं बचा है, पर मेरे साथ बने रहिए, बस ट्रस्ट रखिए कि एक ही वीडियो में सब कुछ कैसे खत्म हो सकता है, वो सिर्फ अंकित भाटी कर सकता है, गागर में महासागर भर के। वो इसलिए क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगी है, 6 से 7 दिन लगे इस वीडियो को तैयार करने में, तो भाई शेयर तो बनता है। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पहली वीडियो बहुत ज्यादा शेयर नहीं किया आपने, मैंने जबकि बहुत मन से बनाया था उसको। अगर आप लगता है आपको मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो के साथ, तो जरूर कोशिश कीजिएगा, मुझे भी मान सम्मान दीजिएगा, नहीं तो मानहानि समझूंगा। एक केस आपके ऊपर 499 से 502 चैप्टर 21 वाला याद है ना, अभी हो गया याद, ठीक है वही लगेगा। नहीं तो भाई इतनी मेहनत कर दी, मान सम्मान तुमने कुछ किया नहीं, तो मान हानि कर रहे हो और क्या कर रहे हो। तो आईपीसी धाराओं का वर्णन, धारा 1 नाम और टाइटल, नाम और टाइटल दिए गए धारा 1 में। धारा 1 इंपॉर्टेंट है क्या, अरे भाई धारा 1 इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो 1 है,
ठीक है। पहला अनुच्छेद इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो पहला है, ऐसी धारा पहली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पहली है, नहीं तो इसको कोई नहीं पूछेगा। नाम और टाइटल लिखे गए हैं बस, और कुछ नहीं। भारतीय दंड संहिता 1860, ठीक है, कि भाई इसका नाम कैसे, कि भाई क्या नाम रखें आईपीसी का, भारतीय दंड संहिता। ये आईपीसी नाम कैसे पड़ा, 1860 रखें, 1862 रखें, ये धारा वर्णन है इसका, कैसे कैसे रखें, ठीक है। धारा 22 चल संपत्ति की परिभाषा। देखिए चल संपत्ति अब क्या होती है, धारा 22 आप समझ लीजिएगा, क्योंकि चोरी जो होती है ना, वो याद रखना हमेशा चल संपत्ति की होती है, तो इसलिए हमें समझना है चल संपत्ति होती क्या है। तो पहले इसमें शब्दावली समझाई है इन्होंने, ठीक है, कुछ कुछ मुश्किल शब्दावली होती है। जैसे चल संपत्ति क्या है, जैसे मान लो जो चल सके, जिसको हम ले जा सके उठा के, जो जैसे जमीन है आपकी, वो चल है क्या, नहीं, वो अचल है, उसको कोई उठा के रख नहीं सकता, ठीक है। अब मान लीजिए और संपत्ति है, आपके दस्तावेज, आपके रुपया पैसे, सब कुछ चल संपत्ति है, आपकी बाइक है, आपकी कार है, सब चल संपत्ति है, सबको उठा के चोर ले जा सकता है। और जिसको नहीं चोर पे नहीं उठ सकती, जिसकी चोरी नहीं हो सकती, वो अचल है, ठीक है। समझ में आ गई। जो संपत्ति हिलडुल सके, जैसे पैसे रुपया, अपने आप नहीं, कोई आदमी भी हिला डुला सके, ठीक है, जैसे कार बाइक आदि। चलिए, तो चल संपत्ति को समझा गया है धारा 22 में। धारा 34, अब अचल को 23 में समझा दिया होगा, है ना। तो उस तरीके से धारा 1, धारा 2, 3, 4 ऐसे समझाए गए हैं। भाई देश में अपराध होगा, विदेश में अपराध होगा, तो ये होगा, 2, 3 में, तो इस तरह से बातें की गई हैं, ठीक है। ये सब अपने न्यायालय के अंतर्गत आते हैं, सब अपने न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं, वो सारी बातें बताई गई हैं। तो हमें उनसे क्या मतलब है भाई, ठीक है, मतलब तो हमें इनसे भी नहीं है, पर फिर भी हमें चल संपत्ति के बारे में पता होना चाहिए अगर हम कानून पढ़ रहे हैं तो। और बाकी आपसे तो आगे आगे भरवाया जाएगा फॉर्म भी। कैसे, जब गवर्नमेंट भरवाएगी ना हर साल, आपकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का फॉर्म भरवा, सरकारी कर्मचारी पूछ लो ऐसा इधर होगा कि तो जरूर, क्योंकि वो फिर देखती है गवर्नमेंट कि भाई जब नौकरी लगा, जब कितनी थी इस पर चल संपत्ति, मतलब जमीन वमीन, और आज कितनी। चल भी भरवाते हैं, चल भी हमसे भरवा में, बताओ कहां तक बच लेगा सरकारी कर्मचारी। जब भर्ती हुए जब कितनी, यार आज इसके नाम पे क्या क्या, तभी तो वो हुई, तो बेनाम संपत्ति का करो सर्जिकल स्ट्राइक। तो वो इसलिए ही तो अपने रिश्तेदारों के नाम करवा लगे लोग, भाई मेरे नाम पे आएगी तो मैं फंस जाऊंगा, मेरे रोज चल संपत्ति भरवाती है बार, ठीक है, मेरे नाम पे क्या क्या। चलो सही है बात, अब समझ रहे हैं आप सब कुछ, ठीक है। तो 5 लोगों में से, अब देखिए सामान्य आशय क्या है, ये एग्जाम्पल से समझ में आएगा सामान्य आशय क्या है। देखिए मैं आपको बिल्कुल वही बात बोल रहा हूं जो एग्जाम्पल में लिखी है। मान लीजिए 5 लोग हैं, 5 लोग, ये 5 लोग एक, मान लीजिए एक प्लानिंग करते हैं कि हमें इस घर में से एक चोरी करके लेके आनी है, या एक मर्डर करके आना है, कुछ भी वो प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, ये जो एक है, ये अंदर चोरी करने गया ही नहीं, ये यहाँ पे ही खड़ा है बेचारा। अंदर ये 4 चोरी करने चले गए, मालिक ने देख लिया, चारों ने को मालिक ने देख लिया, ये तो पिछान लेगा, बड़ी गड़बड़ हो गई, चारों ने इसका कत्ल भी कर दिया, मार दिया बेचारा, यहीं के यहीं ढेर पड़ा ना, देख लो सही से। चलो, तो अब ये यहीं पे ढेर हो गया, और ये क्या कर रहा था कि भाई कोई आएगा तो मैं बता दूंगा, मेरे बस की नहीं है किसी घर में चोरी करनी, ठीक है, कोई आएगा तो मैं बता दूंगा, बाहर खड़ा होकर मैं एकदम हू चिल्लाऊंगा और आप समझ जाना, ठीक है। तो ऐसे ही सारे कर दूंगा। लेकिन ये जो सब 5 का आशय क्या है कि भाई हम बांट लेंगे पैसा, आशय क्या, मतलब चोरी, चाहे इसने करी या नहीं करी, लेकिन ये भी बराबर का अपराधी है, अर्थात जो इनको सजा मिलेगी वो इसको भी मिलेगी, वही चीज बताई गई। सामान्य आशय में कॉमन इंटेंशन था सबका, ठीक है, या किसी ने करी या नहीं करी। तो कोई कहने लगे भाई ये तो बेचारा बाहर ही खड़ाया, तो फिर, और ये गया जरूर था, प्लानिंग जरूर की, लेकिन बाहर ही खड़ाया, वकील ऐसे साबित कर दे, जज कहेगा फिर क्या, प्लान तो करी, हमारा सामान्य आशय है, इसका बात खत्म हो गई, पूरा बराबर का सजा का हकदार है, ठीक है। तो चलिए बात समझ में आ गई, तो इसलिए वकील भी अच्छा पकड़ना चाहिए, वो ये साबित करने में लगा रहे कि ये तो बाहर खड़ा, और जज क्या बराबरी सजा, और तेरी कैसा वकील पकड़ा भाई। चलो 53 की बात, आईपीसी में 5 प्रकार के दंडों का उल्लेख है। आईपीसी में 5 प्रकार के दंडों का उल्लेख है, याद रखिएगा। धारा 53 ये कहती है कि 53 से ही दंडों की व्याख्या शुरू होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। आईपीसी में 5 प्रकार के दंड हैं, मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, कारावास 2 तरह का, साधारण और सश्रम। मतलब एक तो खूब पत्थर तोड़वाएंगे, कैदी पे तोड़वाते हैं ना फिल्मों में, वही वाला, एक चुप बैठा, रोटी भी नहीं खा रहा, ये भी नहीं खा रहा, घर से आ रहा, खाना आराम से, जो मिलाई भी हो रही है, सब कुछ हो रही है, एक सश्रम है, ठीक है। तो कारावास 2 तरह के हो गए। तो एक तरह का दंड मृत्यु दंड,
जिसको कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं। नंबर 2 आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। नंबर 3 कारावास। कारावास 2 तरह के, साधारण सश्रम, ये इसी के पार्ट हैं। और चौथा जुर्माना देकर ही छोड़ देता है जज, तो फाइन, ठीक है। और 5वां है संपत्ति का सम अपहरण, जैसे घर से, जैसे विजय माल्या की चल रही है संपत्ति का अपहरण, तो वो भी एक प्रकार की सजा ही है, तो वो नहीं काट रहा, तो संपत्ति का अपहरण। कई बार अपराधी भी भाग जाता है तो घर में कुर्की भी यहाँ भी होती है, ठीक है, तो उसको ताकि वो वापस ला सके, चलिए, तो घर वाले बुला सके, तो वो सब, ठीक है, सब ये 5 प्रकार के दंड आप याद रखेंगे। चलिए, पहले छठे प्रकार का भी था निर्वासन का, एक 1949 में खत्म कर दिया, अंग्रेजों के टाइम पे था। 49 आजाद हुआ भारत, देश निकाला दे देते थे, बताओ, है तड़ीपार, तड़ीपार बोलते हो, तड़ीपार। तो अब को तड़ीपार तो होता नहीं भाई, अब तू मुझे निगाह मत पड़ जाए इस राज्य में, जज ये कह दे इस राज्य में दिखना नहीं चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं तो अगले राज्य कर देगा बर्बाद, ऐसा कर दिया तो अब चलो दूसरे देश में भेज नहीं सकता, नहीं तो दूसरा देश आंख फाड़ के देखेगा अपराधी ने इधर को, अच्छा चलो, तो वो सारी बात चलती रहती है। धारा 67 पे आ जाओ, जुर्माना न भरने पर सजा का प्रावधान। देखिए 53 से मैंने आपको क्या बताया, 53 से और आपको पता है 75 तक पूरा दंडों का प्रावधान है, दंडों का विस्तृत जानकारी दी गई है। तो 67 भी उनमें ही एक आती है धारा, तो दंडों की, तो जुर्माना भी एक दंड है। तो जुर्माना देखिए, ये आम आदमी को धारा जाननी चाहिए नहीं जाननी चाहिए, अब बताओ, इसलिए मैंने ये लिखवाई है। जुर्माना नहीं बना, ये 53 जाननी चाहिए कि नहीं, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए सजा हमारे भारत में कितने तरह की दी जाती है। तो मैंने धाराएं सिर्फ वो लिखी हैं और एग्जाम में भी इनसे बाहर नहीं पूछी जाएगी, और मैं दिखाऊंगा भी यूपीएसआई ने क्या क्या धाराएं पूछी हैं, ठीक है। तो आपको एक भी अगर लगे कि हाँ सर आप गलत कह रहे थे बात, वो मैं मान लूंगा मेरी गलती है पूरी, ठीक है। वीडियो भले ही लंबा जा रहा है पर मजा ना आ रहा हो तो कह देना। जुर्माना न भरने पर सजा का प्रावधान है, बिल्कुल प्रावधान है, 50 रुपए से कम। देखिए अब आप याद रखिएगा कैसे जज ने लगा दिया जुर्माना, भाई आप 50 रुपया दो इनको, 50 रुपया का टिकट आपने नहीं लिया, मतलब टिकट आपने बस में 10 का था, लेकिन 50 रुपए का जुर्माना। अब वो नहीं भरता तो फिर क्या है, जज उसको 2 महीने की सजा काट ले, जुर्माना मत भरे, तो ऐसे कर देता। 50 से 100 रुपए तक का 4 माह का जुर्माना, मतलब 4 माह की सजा है। अगर कोई आदमी 50 रुपए, देखिए ये हमें पता होना चाहिए, ये जरूरी है ना हमारे लिए बातें, कि भाई हमारी भी तो बात काम आ सकती है। 50 रुपए का जुर्माना लगाया आपने, नहीं भरा, क्या हो जी मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूँ, तो आप मतलब वो गरीब आदमी बेचारा रोटी खाने गया, रोटी के लाले पड़ रहे, चलो कम से कम जेल में रोटी तो मिलेंगी सुकून की, तो वो जुर्माना नहीं भर के और 2 महीने की सजा काट आएगा, ठीक है। तो एक मान लो जज ने लगा दिया आपके 90 रुपए का जुर्माना, तो 90 रुपए आएगा। इस टेबल में 50 से 100 तक का जुर्माना तो 4 माह की सजा कटती है, और 100 रुपए से अगर अधिक का जुर्माना तो 6 महीने जेल में जाना पड़ता है। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। तो ये 3 तरह के जुर्माने अगर नहीं भरोगे तो ये सजा काटनी पड़ जाती है, धारा 67 ये बताती है। आगे एकांत परिरोध क्या है, ये भी जरूरी है पता होना। सोलिटरी कन्फाइनमेंट, जैसे कठोर दंड, जैसे मान लीजिएगा कि जज बोलता है, समझता है कि भाई इसने अपराध किया, पुलिस पूरा सबूत दिखा रही है इसने अपराध किया, लेकिन वो कबूल नहीं रहा, कोई सबूत नहीं मिल रहे, तो उससे उगलवाने की बात कर रहे हैं ना 3rd डिग्री, तो अब 3rd डिग्री वगैरह तो नहीं रही, लेकिन एकांत परिरोध में डाल देंगे, काल कोठरी में डाल देंगे, और 14 दिन के लिए डाल सकते हैं अधिकतम, इससे ज्यादा नहीं डाल सकते एक बार में, ठीक है। एक बार में जज कहेगा 14 दिन, मैक्सिमम 7 दिन भी हो सकती है, 3 दिन भी हो सकती है, 2 दिन भी हो सके, कबूल ही ले, वो इतना अपनी बात है, ठीक है। तो एक बार में ये याद रखना, एकांत परिरोध दिया जाता है एक बार में 14 दिन के लिए, जज देता है इसको, और कुल मिलाकर 3 माह से या अधिक, ठीक है। गोले छूट रहे खूब दबा के, ठीक है। तो 3 माह से अधिक नहीं सुना सकते जज साहब भी, लेकिन एक बार में 14 दिन की, फिर 7 दिन की, फिर 14 दिन की, ऐसे कर करके 3 महीने अगर हो जाएंगे टोटल गिनती के, तो उससे ज्यादा नहीं हो सकती। भाई ये तो अब पक्के वाले नसू है, अब तो इसे जो हो देखा जा, कार्रवाई चल रही, तो अब नहीं हो, कबूलने वाला है, छोड़ो, ठीक है। तो पहले इसी मामले में 3rd डिग्री कठोर दंड दे देते, ठीक है। तो साधारण अपराध, पहले पता है वो 3rd डिग्री क्यों बंद की, एक तो मानवाधिकार आ गया, एक ये भी था बेचारा जिसने अपराध नहीं किया वो भी कबूल लेता था, और हमारा कानून ये कहता है यार 100 अपराधी छोड़ जा पर एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अब वो कहता है यार रोज पिटने से अच्छा है तो कबूल ही लूं, 2-4 साल जेल ही काट लेंगे, क्या हो गया है, रोज मतलब ये बुरा बुरा हाल करते हैं। अब मानवाधिकार
के जो रूल्स हैं वो भी फॉलो करने पड़ते हैं। ह्यूमन राइट्स भाई ऐसे नहीं है, पहले नाखून में बताते हैं कील गाड़ देते थे, तो वो सब पता नहीं सुना ही है हमने भी, वो तो पुलिस वाले ही जाने। आगे साधारण अपवाद। अब देखिए चौथा चैप्टर, तीसरा चैप्टर हमने पढ़ लिया। तीसरे चैप्टर में बस 3 धाराएं पढ़ी, एक 53, एक 67 और एक 73। 3 चैप्टर में, मतलब तीसरे चैप्टर में 3 धारा। सेकंड चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, सारे चैप्टरों को नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा धारा 22 और 34, और पहले चैप्टर में पढ़ी धारा 1 बस, और कुछ जरूरत नहीं थी पहले में, ठीक है। हमने जान लिया उद्देश्य उसमें 1 से 5 तक सारी धाराओं, ठीक है। आगे साधारण अपवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में सीधा आपको लेके चलूंगा 16 और 17 पर, कोई डाउट नहीं। बीच में एक धारा है तो वो भी मैं लिखवा, मतलब वो सब कुछ मैंने लिखवा रखा, सब कुछ तैयार है आपके लिए, ठीक है। तो साधारण अपवाद 2 तरह के होते हैं, 76 से 95, जिसमें पुलिस अधिकारी को छूट दी गई है। क्या क्या छूट दी जाती है वो भी देखिए। ऐसा भी होता है कई बार कि पुलिस अधिकारी है, तो अब वो मान लीजिए उसको पकड़ के लाना वीरेंद्र, अब वीरेंद्र है गांव में 4, ठीक है, 4 वीरेंद्र हो गए इकट्ठे। अब उसको क्या वीरेंद्र, अब पुलिस वाले, अब वो तो उनके पास तो सन ऑफ भी, मान लो चलो सन ऑफ भी है, सन ऑफ भी वीरेंद्र की 2 की है भाई, 2 सन ऑफ है। अब यार इनमें बड़ा कंफ्यूजन, कौन से लिया। अब अपराध किया इसने, ले गए इसको, तो भाई ये अपराध नहीं माना जाएगा पुलिस को, चाहे उसको हथकड़ी डाल के ले गए, चाहे उसको एक आध दिन जेल में रख दिया, बाद में पता लगे ओ सॉरी कह के छोड़ देंगे, ठीक है। तो भाई बाकी अपराध नहीं है, आप उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी मतलब एक अपवाद दिया गया, ये अपराध नहीं है पुलिस का, तो इन धाराओं के कारण वो बच सकता है पुलिस वाला, ठीक है। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा आत्मरक्षा का ये आपको अधिकार दिए गए हैं पुलिस वालों के खिलाफ, ठीक है, कि भाई आप इनसे बच सकते हो। आपने भले ही अपराध कर दिया, लेकिन आप इन धाराओं में अपराध करते हैं तो आप अपराधी नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। वकीलों का काम यही तो होता है कि भाई इसने गोली मारी, आत्मरक्षा में मारी, तो ये साबित करने में लगे रहते हैं, ठीक है। नहीं ये धारा नहीं होती तो भाई फिर तो सजा मिलनी, बात खत्म होगी, वकीलन के काम ही आधे रह जाते। आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, पहले एक बात बता दूं, ये इतनी सारी चीजें हैं, आपको लग रहा होगा देखिए पूरी मूल विधि एक ही वीडियो में की है, मतलब पूरी आईपीसी, थोड़ा सा जोर तो पड़ेगा ही, पर मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ। तरीका कैसे याद करने का, एक तो यही है कि जो मैंने आपको पहले बताया, चैप्टर 1 में सोच के लिखिएगा क्या है उद्देश्य, चैप्टर 2 में क्या है, तो 15, 16, 17 चैप्टर तक तो आप लिख सकते हैं। आगे लिखो मत लिखो, मानहानि का चैप्टर लिख लेना, ठीक है, और कुछ खास नहीं है, आप लिख सकते हो जो भी, जितना 16, 17 चैप्टर लिख लो, ठीक है। आपका मन करे आगे के लिख लेना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। अब और इसके बाद क्या करोगे, चैप्टर आपने लिख लिए, आप चैप्टर 1 में 1 से 5 धारा ये अगर रट सकते हो तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। चैप्टर 2 में यहां से यहां तक धारा, चैप्टर 3 में यहां से यहां, तो उसको सेकंड स्टेप में करना, ठीक है। अगर वो नहीं हो पाया, चलो वो नहीं हो पाया, कहां से कहां तक धारा चैप्टर 1 में, तो कोई दिक्कत नहीं, वो कर लिया तो समझ लो आईपीसी आपको एकदम सबसे ज्यादा बढ़िया क्लियर होगी, क्योंकि आसपास का भी क्वेश्चन पूछ लिया ना तो आप लगा दोगे इस चैप्टर में आएगा ये, तो क्योंकि ये इससे संबंधित अपराध है, आप एकदम पहचान जाओगे उसको और एकदम कहोगे ये वाली आईपीसी, मतलब ऑप्शन में आईपीसी भी नजदीक की आएगी, अगर आएगी तो बहुत ज्यादा दूर की नहीं आती, ठीक है, मतलब दूर की आएगी और आसपास की इतनी नहीं देता है वो, क्योंकि उसको भी पता है, आइडिया लगाता है बच्चा। चलिए, एक तो ये तरीका है। दूसरी जो बात है, मैं आपको समझा रहा हूं, आपको नहीं आ रही समझ में, कोई बात नहीं है दोस्तों। इन सारी धाराओं को जो भी मैंने लिखी है, वेरी इंपॉर्टेंट धारा लिखी है, जैसे धारा 1 लिखी है, धारा 22 लिखी है, धारा 34 लिखी है, इन सबको एक पेज पर लिख लेना और फिर सोचना धारा 1 किससे संबंधित थी, अपने आप लिखना आगे, धारा 22 किससे संबंधित थी, धारा 34 किससे थी, तो इस तरह धारा 53 किससे थी, धारा, तो इस तरीके से आप अगर आपने कर लिया ना एक बार, मैं ये कह रहा हूं, फिर आप आईपीसी धुएं में उठा दोगे, इसमें धुएं निकलते दिखेंगे आपकी कॉपी में से, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए सेल्फ डिफेंस के अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है और 76 से 95 दे दी गए हैं पुलिस वालों को। सरकारी काम करते हुए कोई अपराध हो जाए तो आप तब भी अपराधी नहीं है। जैसे देखिए 76 वाली धारा ये बोलती है, विधि द्वारा आबद्ध होते हुए किया गया कार्य अपराध नहीं होता। तो पुलिस किसी गांव की, अब वही मैंने एग्जाम्पल दे दिया, 76 वाला सबसे पहली धारा यही कहती है कि पुलिस किसी गांव के रमेश के स्थान पर गलती से दूसरे रमेश को उठा लेकर ले जाए तो ये मतलब अपराध नहीं है, ठीक है। चलिए, या एक और बात, अनियंत्रित भीड़ पर पुलिस द्वारा चलाई गई गोली,
तो ये भी क्योंकि विधि द्वारा वो आबद्ध है, विधि द्वारा तो वो मजबूर है, तो वो अपराध नहीं है, जबकि गोली चलाना अपराध है। तो इसलिए तो इनको अपवाद बोला है। तो अपवाद वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से कंडीशन कैसे बना देगा, कंडीशन कैसे बना देगा कि पुलिस ने, भीड़ हो रही थी पूरी तरह से अनियंत्रित, या एक गांव बी की भीड़ बहुत ज्यादा अनियंत्रित हो रही थी और बहुत ज्यादा गुस्से में थी, वो कुछ भी कर सकती थी, ठीक है। तो पुलिस वालों ने उनको नियंत्रित करने के लिए उन पर गोलियां चला दी, उन पर गोलियां चला दी, और एक रमेश नाम के व्यक्ति को वो गोली लग जाती है। तो पुलिस वाले पर, जिसने वो गोली चलाई, उस पर कौन सा केस लगेगा, ठीक है, मर्डर का लगेगा, हत्या का लगेगा, मानव वध का लगेगा, तो ऐसे पूछेगा, ऑप्शन दे देगा। तो आप कहेंगे उस पर कोई केस नहीं लगेगा क्योंकि वो विधि द्वारा आबद्ध है, धारा 76 उसको स्वतंत्र कर देती है किसी भी केस को लगने से, ठीक है। चलिए, या वो किस धारा के तहत बच सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो धारा 76 के तहत। धारा 77, न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश से गलती हो जाना अपराध नहीं है। जैसे मान लीजिए न्यायिक कार्य करते हुए, मान लो न्यायाधीश कई बार कोई फैसला सुनाते हैं और वो गलती कर जाते हैं कि भाई इसको 2 साल की सजा होनी थी और मुझसे गलती से इसको 5 साल सुना दी, यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, ठीक है। और फिर उसने आगे केस डाला और आगे जाके अगले कोर्ट ने कही बिल्कुल गलत करा, तो इस कोर्ट का फैसला कट जाएगा, लेकिन न्यायाधीश के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा क्योंकि वो न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश से गलतियां हो जाती है, तो वो अपराध नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई। वो बात अलग है, उसका प्रमोशन इतनी जल्दी नहीं होगा न्यायाधीश का। चलिए, क्योंकि उसने गलती की है। धारा 78, न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं होता। जैसे मान लीजिए जल्लाद द्वारा फांसी, न्यायालय क्या बोलता है कि फांसी दे दो, फांसी दे दो। और फांसी तो एक आदमी खड़ा देने को बहुत महान, नंगे सा ऐसे तहमद बांध के, और बिल्कुल ऐसा खड़ा है, वो फिल्मों में दिखा है ना, बिल्कुल काली सी शकल, मोटा तगड़ा, वैसे डरा दे अगले आदमी, तो यार वैसे फांसी दे दे, तू मत दिखे पर सामने, पहले फांसी लटका दे, मुंह बंद करो भाई मेरा, तो वैसे फांसी खाने वाला भी ऐसा कहेगा। चलो, तो वो जल्लाद द्वारा फांसी, तो वो जल्लाद जो फांसी दे रहा है वो अपराधी नहीं है, वो न्यायालय के आदेश का पालन कर रहा है। जैसे कब्जा हटाते समय मकान गिरने से कोई दबकर मर गया, कब्जा हटाने के लिए न्यायालय ने आदेश दिया, जेसीबी चलवा रहा प्राधिकरण चलवा रहा है, और कोई मतलब उसमें इधर उधर, पहले तो पूरा सुरक्षा घेरा बोलता है न्यायालय पूरा करके, और वो फिर भी कर रहा है, किस्मत ही खराब हुई, ईंट उड़ी गई हवा में, आंधी आ गई और उड़ के किसी के लगी जाकर माथे। तो मतलब उस तरीके से अगर किसी की कोई हो जाए गड़बड़, तो भाई वो फिर अपराधी नहीं है उसका, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से 2 एग्जाम्पल आपके लिए काफी है। चलो, तो धारा 78, 76, 77, 78, तीनों धारा बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये सब चल रहा है कि अब पुलिस वाले या न्यायाधीश किस तरह से अपराधी नहीं होते। चलिए, धारा 81, आवश्यकता का सिद्धांत, ये क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा ये भी। अब देखिए, आप समझ लीजिएगा, जैसे लगातार मकान भिड़े खड़े, बिल्कुल भिड़े खड़े, बिल्कुल भिड़े खड़े, ऐसे बिल्कुल भिड़े खड़े इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए किसी एक में यहाँ आग लग जाती है, इसमें मतलब ऐसा कुछ रखा था, आग लग गई। अब क्या सारे ही आपस में जलेंगे, तो फिर क्या इस एक मकान को तोड़ दो बीच में से, तो आग यहीं तक रुक जाएगी। जैसे डिब्बे रेल में देखी नहीं, गदर पिक्चर ही कौन सी, तो उसमें जो सनी देओल ने फिर पीछे की ट्रेन का कनेक्शन ही काट दिया, अगली चली सेफ बच गई है ना। तो उस तरीके से मतलब एक ये मकान हमने जो हटा दिया, चलो हटा दिया, तोड़ दिया, तो मकान को तोड़ने का जुर्म नहीं लगेगा, मकान तोड़ने के लिए आप गुनहगार नहीं है। आवश्यकता थी वो, ये आवश्यकता का सिद्धांत था, चाहे इसे आम आदमी भी कर रहा हो, ठीक है। तो ये जो है, खड़े मकानों को आग लग जाए तो एक मकान को तोड़कर बाकी मकानों को आग से बचाना आवश्यकता का सिद्धांत कहलाता है, और धारा 81 आपको सपोर्ट कर देती है। आपने मकान तोड़ा है, आप अपराधी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने बहुत जरूरी काम किया। चलिए, धारा 82, 7 वर्ष से कम के बच्चे द्वारा, देखिए 81 भी हमने पढ़ी, 82 भी पढ़ी, 76, 77, 78 भी पढ़ी। 76 पुलिस वाला किसी दूसरे को उठा लाए, ठीक है। 77 क्या, 76 याद रहेगा ना, 76 पुलिस वाला किसी दूसरे नाम को उठा लाए, 77 न्यायालय से गलती हो जाए, 78 मतलब न्यायाधीश से गलती हो जाए, और
सॉरी 77 न्यायाधीश से गलती हो जाए और 78 न्यायाधीश का अनुसरण करते हुए जल्लाद फांसी दे दे, तो आप समझ सकते हैं। और 81 आवश्यकता का सिद्धांत, 81 आवश्यक, 81 आवश्यक याद रख लेना। आवश्यकता का सिद्धांत, मकान तोड़कर जो मकानों को बचाना आग से, तो याद रखेंगे, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे याद होते हैं। धारा 82, 7 वर्ष से कम के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी कृत्य अपराध नहीं है। तो मैंने क्या बोला, ये सारी धाराएं एक साथ लिखना और तब उनके आगे अपने आप लिखना आप कि भाई इस 82 में क्या है, 81 में क्या था, 77 में क्या था, 76 में क्या था, तब देखना आप, अलग ही रिजल्ट आएगा। मुझे पता है इन बातों को मेरी को बहुत कम लोग सुनते हैं, पर जो सुनते हैं ना वो यूं समझ लो, एकदम यूं समझ लो सब कुछ ही लेके जा रहे हैं वो मुझसे, मेरे पास भी नहीं छोड़ रहे हो कुछ। 7 वर्ष से कम के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी कृत्य अपराध नहीं है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। 82 बच्चा, बे 82 बे बच्चा, तो याद रहेगा आपको, ठीक है। 7 वर्ष से कम का जो भी बच्चा मान लो गोली चला दे, किसी में बंदूक रखी है, वो किसी पे ऐसे ही तान के न्यू ही मार दे, अगले का मर्डर हो जा, तो भाई उस पर कोई भी अपराध नहीं चलेगा, ना उसे बाल सुधार गृह में रखा जाएगा। बाल सुधार गृह के लिए भी बच्चा 12 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 83 साल, 83 धारा 83 क्या कहते हैं, 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से अगर कम के बच्चे की अपरिपक्वता के कारण किया गया कृत्य अपराध नहीं होता। तो ये इन दोनों में फर्क क्या है, 82 और 83। 82 में तो बिल्कुल ही बच्चा और 83 में थोड़ा बड़ा हो गया। तो मतलब 7 साल से अगर बच्चा बड़ा है और 12 साल से छोटा है, अगर उसको वाकई में कुछ नहीं पता है, तो ऐसे बच्चे कुछ तो होते हैं एक्स्ट्रा ब्रिलियंट हो और अपराधी इनको मतलब अपने साजिश के साथ मिला लें, भाई इन पर तो कोई अपराध नहीं होना, और बच्चे से ही मान लो किसी का कत्ल करवा दे। अगर 12 साल से कम के बच्चे को नहीं पता कि भाई एक बंदूक है, इसके चलने से आदमी मर जाता है, तो वो अपराधी नहीं है। अगर वो ऐसा किसी के बहकावे में कर देता है, पहली बात तो उकसाने की उसे सजा मिलेगी, बहकावे वाले को, ठीक है, उसको तो मिलेगी। फिर इस बच्चे को भी बाल सुधार गृह में भेजा जाएगा, क्योंकि ये जानता था कि इससे मर सकता है। तो अपरिपक्वता हुई तो अपराधी नहीं है, लेकिन अगर वो परिपक्व है, वो जानता है, तो अपराधी है। इसमें परिपक्वता हो ही नहीं सकती, ठीक है। ये परिपक्व चाहे हो 7 साल, आजकल तो एडवांस पता नहीं होता ही बालक एडवांस है, ठीक है। तो परिपक्वता इसमें अगर हो या ना हो देखा ही नहीं जाएगा। 7 साल से कम है तो बच गया बच्चा, ठीक है, समझ लो, आप समझ गए। लेकिन इसमें तभी बचेगा जब बच्चे को चेक कर ले जाएगा, ये वास्तव में कुछ नहीं जानता, तब बचता है इसमें। चलो 82-83 का अंतर समझ में आ गया। बहुत कम लोग इसका अंतर जानते होंगे, पर अब जान गए हो। कानून से मैं अपना कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। कभी कोई कहे, पुलिस वाले कहे जी हम कैसे ना जाने, पूरा जाने, क्या अपने आप है, क्या समझ रहा है मास्टर, तो भाई उनसे ज्यादा नहीं कह रहा मैं, ठीक है। वकीलों से ज्यादा नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं बच्चों से कंपेयर, कभी सोच रहे हो। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा, आत्मरक्षा का अधिकार, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा, अब देखिए सेल्फ डिफेंस की बात चलेंगी। अब तक ये सब अधिकार दिए गए थे ऊपर, किसी तरह से कोई भी न्यायिक कार्य करते हुए कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो 95 तक तो वही है। अब 96 से हमारा सेल्फ डिफेंस शुरू हो जाता है। तो सेल्फ डिफेंस 96 से 106 तक पूरी 10-11 धाराएं हैं। पूरा ढंग से आपको पता करना चाहिए कि भाई सेल्फ डिफेंस कितने से कितने तक है, याद रखनी है धारा 96 से 106, ठीक है। और वो जो पूरा चल रहा है क्या, साधारण अपवाद, अपवाद वेरी इंपॉर्टेंट है। साधारण अपवाद की भाई देखो, अपराध हो रहा है फिर भी अपराधी नहीं है, जैसे बच्चा अपराध कर रहा था फिर भी अपराधी नहीं है, ठीक है। तो ये अपवाद हैं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे से चल रहा है काम। आत्मरक्षा में किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं, ये परिभाषा दी है 96 में, ठीक है। आत्मरक्षा या प्रतिरक्षा में किया गया कोई भी, आत्म मतलब अपनी, प्रतिरक्षा मतलब दूसरे की, ठीक है, दूसरे की भी किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। बात समझ में आ गई। प्राइवेट लगा दिया, प्राइवेट तो अपनी है, ये भी प्राइवेट प्रतिरक्षा। आत्मरक्षा या प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा किसी दूसरे की भी हो सकती है। तो इसमें कोई भी किया गया कार्य अपराध नहीं होता। 96 में याद रख लेना। ये धारा ये आपको ये देती है कि भाई जब मर्डर कर देता ना आदमी, तो वो बोलता है कि सामने वाला लेके आया बंदूक और मेरे यहाँ रख दी, वकील ये साबित करता मेरे क्लाइंट के बिल्कुल यहाँ लगा दी। क्या करता मेरा क्लाइंट, बताओ बताओ जज साहब क्या करता? तो भाई जज साहब कहते भाई फिर तो मारता, फिर तो सही कराया, चलो भाई इज्जत भरी। तो उस तरह पर इतना आसान नहीं है, कई साल लग जाते हैं इन केसों में, कभी सोच रहे हो, ठीक है। तो इतनी जल्दी से जज साहब भी फैसला नहीं सुनाते, पर हम तो थोड़ी देर में सुना दें, है ना। तो चलो धारा 97 शारीर संपत्ति की रक्षा में
किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं। ऊपर था सिर्फ शरीर की, और यहां पर है संपत्ति, शरीर हो या संपत्ति, यहां सब चीज की, कुछ भी शरीर या संपत्ति की रक्षा में। अब मान लीजिए किसी को रेप का डर है, किसी महिला को, तो भी वो कर सकती। यही नहीं है कि मतलब वो अब जब उसको बंदूक जान का खतरा होगा तभी नहीं, उसको अपने शरीर पर कुछ भी या तो कोई बहुत भारी भरकम चोट का, रेप का, किसी का भी खतरा होगा तो वो सामने वाले को मार सकती है जान से। ठीक है, तो ये मतलब ये हमें कानून ये अधिकार देता है। तो संपत्ति की रक्षा में किया गया कार्य अपराध नहीं, मतलब अपनी संपत्ति की रक्षा में भी आपने देखे होंगे घरेलू झगड़े हो जाते हैं भाई भाई को, तो वो यही कहते हैं मैं संपत्ति की रक्षा कर रहा था, वहां बहुत बड़े केस नहीं बनते उन पर। ठीक है, तो यही आत्मरक्षा ही दिखाते हैं दोनों तरफ से। आगे धारा 98 क्या कहती है? किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति, शरीर की रक्षा करने में किया गया कृत्य अपराध नहीं है। किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति या शरीर, किसी अन्य व्यक्ति, कोई पड़ोसी भी है ना आपका और उसको कोई मारने आ रहा है तो आप उसको बचा सकते हो सामने वाले को गोली मार के। अगर आपको लग रहा है मेरा पड़ोसी ये मार देगा ये, ठीक है, तो आप तब भी बचे हुए हो। और यही नहीं कि पड़ोसी आप जानते हो, कोई अन्य व्यक्ति, कोई भी राहगीर भी दिख जाए तब भी आप ऐसा कर सकते हैं। बस सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए आप पे, नहीं तो भाई पुलिस वाले पीछे ही पड़ जाए, आपको पता ही है फिर सारी बात। आत्मरक्षा में किए गए कार्यों को लिमिटेड कर देना चाहिए। ठीक है, आत्मरक्षा में ये धारा 99 ने ये बात कह दी ना भाई, नहीं तो फिर तो इसमें ही दिखाते, अरे मान लो किसी की किसी दुश्मनी है, जाकर गाली दी औरत पहले दिखा देंगे फिर रिकॉर्ड करवा देंगे, अजी मैं आया, मैं देखा औरतें मारने को चढ़ रहा बिल्कुल जान से, मैंने कर दिया काम। तो भाई ये 99 ये कहता दिखना चाहिए आत्मरक्षा में क्या क्या शर्तें हैं, वो दिखनी, वो पूरी फॉलो होनी चाहिए। लिमिटेड कर दिए आपके अधिकार, न्यू नहीं है किसी को न्यू ही उड़ा दो। ठीक है, इसलिए तो कानून बैलेंस है, नहीं तो भाई अब तक तो आत्मरक्षा के मामले पे जन कितने कितने क्या क्या वो बन जाते अब तक। ठीक है, तो धारा 100 आत्मरक्षा में मृत्यु कारित कब कर सकते हैं? मतलब जब आत्मरक्षा में, एक तो देखिए पहली आत्मरक्षा में यही बोलते हैं भाई पहले सामने वाले को घायल करो, मारना नहीं है। पर मार कब सकते हो? मार कब सकते हो? मार सिर्फ बहुत कम कंडीशंस पे सकते हो, धारा 99 ने लिमिटेड कर रखा। ठीक है, तो अपनी मृत्यु का जो भय होगा कि भाई ये मुझे मार देगा, वही बंदूक तान के खड़ा है, रेप की कोई कोशिश करेगा, प्रकृति विरुद्ध कोई अपराध करे आपके साथ, मतलब वही यौन संबंध बनाना चाहे लड़के के साथ कोई लड़का, तो उस तरह प्रकृति विरुद्ध हो गया। ठीक है, तो इस तरह से किडनैप, तो प्रकृति विरुद्ध अपराध, किडनैप, ये सब आत्मरक्षा का अधिकार, इसमें मृत्यु कारित की जा सकती है। चलिए बहुत बढ़िया, आपको समझ आ रहा है। धारा 100 देख सकती है आत्मरक्षा मृत्यु कारित सामने वाले को, धारा 100 ये हमें देती है। तो 96, 97, 98, 99, 100 मैंने सारी बता दी, सब आत्मरक्षा से संबंधित है। अगर इतना भी ध्यान रह गया आपको कि आत्मरक्षा से संबंधित है तो फिर भी बहुत है, फिर भी बहुत है। 103 भी, फिर तो ये भी आत्मरक्षा से मामले में होगी। हाँ, ये संपत्ति रक्षा में मृत्यु कारित कब कर सकते हैं? 100 थी जब शरीर के लिए, ये है संपत्ति रक्षा, वो शरीर रक्षा थी। तो लूट हो रही हो, लूट तो संपत्ति की होगी। ठीक है, आपके पैसे को ले जा रहा है, आपके गहने को ले जा रहा है, गृह भेद कर रहा हो, संपत्ति कर जला रहा हो, आपकी कोई संपत्ति को, आपके घर कोई जलाने आ गया कोई, तब भी आप मृत्यु कारित कर सकते हैं। रात में गृह भेद होना चाहिए, गृह भेद रात में, दिन में तो कोई भी देख लेगा उसे। रात में गृह भेद मतलब गृह में होल कर देते हैं ना, छेद कर देते हैं, गेट तोड़ के घुस जाते हैं, तो वो फिर बड़ा अपराध है। ठीक है, तो उसमें आप मृत्यु कारित कर सकते हैं। 103, चलिए बहुत बढ़िया, पर वो साबित करने पड़ते हैं, ऐसे मत सोचो कि कोर्ट में यूं ही चल जाएगा काम। ठीक, बहुत बड़ी समस्याएं हैं। कभी इन चीजों से अपने हाथ में कानून लेकर चल दो कि अब तो हम कुछ भी है, हम तो शेर है, पढ़ा दी अंकित भाटी ने, अब अंकित भाटी जिम्मेदार है आगे का। तो चैनल मतलब सॉरी, ये है चैप्टर नंबर 5, दुष्प्रेरण। किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को उकसाना, किसी कार्य को घटित करने के लिए षड्यंत्र, तो वो बता रहा है दुष्प्रेरण कहाँ कहाँ माना जाएगा। किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को उकसा दिया तो भी दुष्प्रेरण है। दुष्प्रेरण यही नहीं है भाई दुष्प्रेरण कुछ भी गाली दे दी है दुष्प्रेरण, नहीं तू उसे गाली दे दे दुष्प्रेरण है। ठीक है, वो नहीं है दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण बता रहा, वो तो मौज लेना भी कह सके, उसे तो मैं मजे ले रहा मैं तो इसके साथ। ठीक है, तो किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को उकसाना, किसी कार्य को घटित करने के लिए षड्यंत्र करना।
ठीक है, किसी कार्य को घटित करने के लिए षड्यंत्र करना, मतलब 2-4 लोगों को और मिला के और किसी एक ने थप्पड़ लगा और उसे उकसा दे तो वो दुष्प्रेरण कहलाएगा। किसी अवैध कार्य को करने में सहायता करना, कोई अवैध कार्य माने दारू बेचना, दारू बेचने में कोई लावे मैं बेचवाऊंगा तेरी गैर, ठीक है, मैं गाड़ी में लाई करूंगा तू यहाँ बेचे जा, तो वो सहायता भी हो गई, तो भी वो दुष्प्रेरण है। भाई तुझे क्या दिक्कत है, मैं तुझे ला के दे रहा हूँ, तो वो दुष्प्रेरण, उसका भी साहस बढ़ा, भाई मुझे प्रेरणा मिल गई, अरे मैं घर में ही तो बेचने, वो वहां से ला रहा बेचारा, तो हौसला बढ़ा दिया ना, ठीक है, तो बोलो वो दुष्प्रेरण ही है सब। तो चैप्टर 5 ये बताता है कि दुष्प्रेरण है और दुष्प्रेरण ये सब कहलाता है। चलिए दुष्प्रेरण की बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं चैप्टर 5 आपराधिक षड्यंत्र। दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र में फर्क है। दुष्प्रेरण किसी भी बात के लिए हो सकता है, लेकिन ये अपराध करने के लिए ही दुष्प्रेरित किया जाएगा, ठीक है। तो ये बताएगा आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा कि आपराधिक षड्यंत्र कब माना जाएगा और दुष्प्रेरण कब माना जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए, और इसके लिए दंड क्या है, तो 120 से बोलती है परिभाषा, 120 भी बोलती है दंड। अंग्रेजों ने बनाए थे ऊपर, लेकिन ए चैप्टर लगा के हमने जोड़ दिया कि दुष्प्रेरण ही नहीं होता, आपराधिक षड्यंत्र भी होता है, उसको अलग से डिफाइन कर दिया। और इसमें षड्यंत्र में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हमेशा शामिल होंगे, कभी भी एक आदमी षड्यंत्र नहीं कर सकता। षड्यंत्र चाहिए आपराधिक तो कम से कम 2 आदमी होने ही चाहिए, ठीक है। तो परिभाषा और 120 भी बताती है दंड। तो अगर मान लो कोई चार्जशीट फाइल कर रहे हैं और कोई मान लो किसी पे धारा लगी है, तो धारा कभी भी 120A नहीं लगती। 120A तो पुलिस वाले के लिए, वे पढ़ ले ये धारा लग रही है नहीं, तो लगाता वो यही है, क्योंकि दंड इसके अनुसार मिलेगा। तो आपको याद रखनी है, मतलब पुलिस वाले जो धारा लगाते हैं वो हमेशा दंड वाली लगाते हैं कि भाई इसके अनुसार आपको दंड मिलेगा। तो न्यायालय में ये धारा लग के जाएगी, आपको ये नहीं, ये तो पुलिस वाले को समझने के लिए है कि भाई हाँ सही लगाई है मैंने, ठीक है, क्योंकि उसको भी कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा कि ये क्यों लगाए। चलिए आगे मतलब चैप्टर नंबर 6 की बात करूं तो राजद्रोह, और चैप्टर 7 सेनाद्रोह। आपको पता ही है, राज्य के विरुद्ध अपराध 121 से 30। तो मुझे कुछ खास नहीं लिखवाना, इसमें कुछ भी नहीं लिखवाना, ये कहूं तो ठीक है, ठीक है। तो राजद्रोह क्या होता है, राजद्रोह मैं ऐसे ही बता देता हूं कि मान लीजिए अब हम 2 देशों का युद्ध चल रहा है, भारत पाकिस्तान का, और पाकिस्तान की कोई हेल्प कर रहा है हमारे इधर से, तो भाई वो राजद्रोही हो गया एक प्रकार से, है ना। या हम भारत माता के टुकड़े टुकड़े होंगे, इस तरीके से मतलब वो लगते हैं नारे। कन्हैया कुमार आप जानते होंगे, जेएनयू में खूब फेमस हुआ, तो भाई फेमस होने के लिए उसने हालांकि काम किया, तो भाई वो सब देशद्रोही है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब आप कह सकते हैं, मान लो तिरंगे का कोई उस पर मतलब बहुत ज्यादा उसको कुचल रहे हैं पैरों में, तो वो सब देख कहते हुए भी शर्म आ रही है हमें, तो वो सब देशद्रोही कहलाए जाएंगे एक प्रकार से, ठीक है। तो तीनों सेनाओं से संबंधित अपराध, तो राजद्रोह यही बताया कि भाई किसकी क्या सजा होगी, ये छोटा अपराध है, ये बड़ा अपराध है, और इसकी ये सजा है, ठीक है। तो वो सब है राज्य के विरुद्ध अपराध। मान लीजिए आप सरकार के विरोध में ही मतलब चल रहे हैं, तख्ता पलट करने चल दिए, जो लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार है, सैनिक कई बार सेना की टुकड़ी चल देती है तख्ता पलट करने, कई देशों में हुआ भी है ऐसा कि जनता तंग आ गई ले पलट दे, लेकिन वो राजद्रोह है। तो राजद्रोह या देशद्रोह है, ठीक है। तो चलिए आगे है तीनों सेनाओं से संबंधित अपराध। तो तीनों सेनाओं से संबंधित धारा 131 से 140 बिल्कुल सेनाद्रोह हो गया ये। सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध धारा 141 से 160, तो ये मैं बता चुका हूं, 8 मार देते हैं। तो चलिए, तो सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध कोई खास जरूरत नहीं है, बस इनको ध्यान रखना कि सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध 141 60, लेकिन एक धारा 144 आपने बहुत सुनी होगी, वो तो मुझे जरूर करानी थी। तो 141 इसमें होती है सार्वजनिक शांति के विरुद्ध जमाव। देखिए विधि विरुद्ध जमाव कर दो आप, ठीक है, 5 या अधिक लोग होने चाहिए, उसको बोलते हैं विधि विरुद्ध जमाव। मान लो वहां के लिए मना है और फिर भी 5 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कोई 5 नहीं होना इकट्ठा उस टाइम पे, और 5 लोग हो जाते हैं इकट्ठे, तो विधि विरुद्ध जमाव वो कहलाएगा, ठीक है। 144 ऐसा विधि विरुद्ध जमाव, मतलब 5 या 5 से ज्यादा लोग, जहां पर मृत्यु कारित होने की संभावना हो, तो वहां पर उस जमाव का हर सदस्य इसका दोषी होगा। मतलब 144 लगी हुई है, फिर भी 5 लोग आके खड़े हो जाए, तो भाई उन 5 को बराबर सजा मिलेगी, और अधिकतम सजा 2 वर्ष कैद
या जुर्माना या दोनों चीजें हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए धारा 144 में जो भी अपराधी है उसको 2 वर्ष की कैद हो जाती है। तो कई बार वहीं भी शांति भंग होने के टाइम पे लगा दी जाती है धारा 144, जो जम्मू कश्मीर में लगी थी। तो 5 लोगों को इकट्ठा ही नहीं होना है तो वो उसके मतलब सजा के पात्र उन्हें सीधा अंदर कर दो। चलिए, तो धारा 144 यही होती है, समझ में आ गई। क्योंकि देखो 144 ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखो आम आदमी को इसको जानना चाहिए। आत्मरक्षा के अधिकार क्यों बताए सारे, वो इसलिए बताए क्योंकि आम आदमी को उसको जानना चाहिए कि हमारी आत्मरक्षा के अधिकार क्या है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई ना। इसलिए वो धाराएं इंपॉर्टेंट रहेंगी, हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके एग्जाम में। 144 वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि इसको सब लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि यह अक्सर लगती रहती है जगह जगह। धारा 149 सामान्य उद्देश्य, एक सामान्य आशय पढ़ा था। भीड़ जो भी अपराध करेगी, इसमें विधि विरुद्ध जमाव होगा सामान्य उद्देश्य में, ठीक है। और वो फिर भी जो भी अपराध करेगी तो भीड़ का हर सदस्य इस दंड का भागीदार होगा। मान लो भीड़ में 100 आदमी है तो ऐसे समझा जाएगा जैसे मान लीजिए एक ने मान लीजिए किसी को मार दिया उस भीड़ ने, तो अगर उस भीड़ के नाम लिखा तो हर किसी पर मर्डर का केस चलेगा बराबर। क्या आदमी एक ही मरा हो, अगर वो 100 आदमी है 100 पर मर्डर का केस लगेगा अलग अलग, ठीक है। तो इस तरीके से, हालांकि सामान्य आशय भी लगभग एक सा होता है, पर भीड़ में तो ऐसा चलता है, उसमें तो पूरा एकदम प्लानिंग है, लेकिन इसमें प्लानिंग नहीं है, ठीक है। तो मतलब यही था कि इसे सजा देनी है तो देनी है, वो इंस्टेंट बन जाता है। ये थोड़ा सा ही फर्क है, 149 है सामान्य उद्देश्य। अब देखिए चैप्टर नंबर 11 पे आता हूं, झूठे साक्ष्य से संबंधित, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, और 191 मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करना। चलिए आगे चलते हैं। मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत, दोस्तों मैंने बोला है कि इन सारी धाराओं को एक साथ लिख लेना, देख देख के जो भी मैंने लिखवाई है, और फिर आगे कोशिश करना कि हम इन्हें लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। नहीं लिख पा रहे वीडियो फिर से देखो। तो ऐसे 2-3 दिन बार प्रैक्टिस कर लेना, 2-3 दिन आप लगातार कर लेना। इससे ज्यादा धारा पढ़ने की जरूरत इतनी सी भी नहीं है, आपको बहुत मजा आने वाला है। आप इस वीडियो को 2 बार देख लो तो ओहो क्या कहने हैं भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है मेन चैप्टर 16, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध, 299 से 377। पहले भी बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो दोस्तों इसमें 299 को ही देखना पड़ेगा पहले। मानव वध होता है, एक मानव वध होता है, एक हत्या होती है। मानव वध और हत्या में फर्क क्या है, बहुत थोड़ा सा फर्क होता है, वो मैं समझाऊंगा आपको। 301 में सजा इसकी होती है मानव वध की, 10 साल अधिकतम सजा हो सकती है, मतलब 10 साल न्यूनतम। आप क्या न्यूनतम ही क्या होगा, 10 साल अधिकतम हो या न्यूनतम, मानव वध में सब बराबर ही होती है, अधिकतम न्यूनतम कुछ नहीं होती, 10 साल सजा होती है बस, ठीक है। धारा 300, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है कि वध तो होता है, पर उसको ये नहीं है, ऐसा चाहते हैं कि यार बिल्कुल भी कष्ट ना हो और मर जाए बस आराम से, पर मुझे मारना है, पर बेचारे को कष्ट ना हो जाए, ठीक है। हत्या कष्ट हो कुछ भी, मारना तो क्रूरता से, जैसे चाकू से गला रेत दिया, घोट के मार दिया, तो इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें यह है कि मानव वध में यह है कि यार मैं आ रहा था, मैंने उसके लिए गड्ढा खोद दिया, गड्ढा खोद कर नीचे चला गया, पाताल में मर गया, पते भी ना पाए, तो वो मतलब इस तरीके से ठीक है, हो गया काम। चलिए, तो इस तरीके से हम कहेंगे। चलो ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर हो गई। अब आगे देखिए, आगे हम बोलते हैं अब भाई, हाँ धारा 300, हत्या या क्रूरता के साथ मानव वध, इसका एग्जाम्पल भी दूंगा आगे मानव वध का, ठीक है। 302 हत्या के लिए दंड, सजा आजीवन कारावास न्यूनतम, आजीवन कारावास न्यूनतम। हत्या के लिए दंड देख लो। अब आप देखिए, आप पे नहीं, मैं तो आप पे नहीं कहूंगा, मैं कहनी चाहिए कि 302 जिस पर भी जो भी मतलब मर्डर करता है उस पर 302 लगती है, 300 नहीं। 300 तो पुलिस वालों के लिए, वे हत्या इसको कहेंगे, ठीक है। लेकिन धारा जो दंड के लिए लगती है वो 302 लगती है। तो आपने सुना होगा मर्डर की 302 लगी हुई है, 300 कभी नहीं लगती, लेकिन 300 में ये परिभाषा है, ठीक है। क्रूरता के साथ ये मानव वध ही है, तो एक प्रकार से मानव वध ही है, लेकिन ये क्रूरता के साथ है। तो जो हत्या है वो मानव वध नहीं हो सकती, लेकिन हर मानव वध एक प्रकार से हत्या कह सकते हो, ठीक है। तो हत्या में मानव वध तो होता ही होता, मानव वध भी वही बात है, हत्या भी वही बात है, लेकिन हत्या में थोड़ी क्रूरता दिखाई जाती है। चलिए आगे, तो धारा 304B, ये दहेज मृत्यु है। अब देखिए सब शरीर के साथ अपराध हैं, तो दहेज के साथ कारण मृत्यु हो गई, दहेज मांगने के कारण कोई मतलब उसने, लड़की ने आत्मदाह कर लिया या उसको मरवा दिया या मार दिया, तो सजा इसमें न्यूनतम 7 वर्ष है। मतलब अगर मर्डर नहीं कराया
मतलब खुद नहीं मारा है, खुद मारा तो हत्या का भी लगेगा, नहीं तो उसकी आजीवन प्लस 7 साल इसकी न्यूनतम। तो दहेज मृत्यु में मतलब वो बेचारी खुद सुसाइड करने पर मजबूर हो गई, तो उसमें आपको 7 साल की सजा न्यूनतम है। 304B मैंने बोला ना, जो भी दहेज की, जैसे 498A, तो दहेज की जो भी बात आएगी AB में बात होगी, क्योंकि दहेज अंग्रेजों के टाइम पे नहीं था। अब ये बात आपको याद रहेगी, दहेज की बात है तो AB की बात होती है। चलिए, तो दहेज मृत्यु के लिए दंड 7 वर्ष न्यूनतम, ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये क्यों याद करवा रहा हूं मैं, ये इसलिए याद करवा रहा हूं क्योंकि भाई ये चीजें अक्सर हमारे सामने आती रहती हैं, इनका हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बड़ी खतरनाक धाराएं हैं। तो 306 आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण। कैसे आत्महत्या के लिए? अरे यार तू कहाँ काला मुंह करवाया, ये मैं होता तेरी जगह तो मैं तो मर जाता, तुझे ना मरने की भी जगह नहीं है तेरे लिए, चुल्लू भर पानी में डूब मर। अरे कैसे भागी तेरी बेटी, अरे तू यार तू कहीं का भी ना गया। तो मतलब वो है आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण, अरे मर जा कहीं जाके। तो मतलब 306 याद रहेगी ना, तो इसमें दुष्प्रेरण के लिए अलग ही सजा, चैप्टर ही अलग बना रखा पूरा 5वां, ठीक है। तो वो मतलब आप समझ सकते हैं, तो इसके लिए भी सजा है, सजा की हमें जरूरत नहीं है कितना रटना है, तो हमने सजा सिर्फ उन्हीं की रटी है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धारा 307 भी एक बार याद रख लेंगे, हत्या का प्रयास, मतलब किसी को मारने का हत्या का प्रयास करोगे 307 लग जाती है। 307 भी खतरनाक धारा होती है, इरादा कत्ल बोलते हैं इसको उर्दू में, इरादा कत्ल, कत्ल इरादा, ठीक है। तो इस तरीके से हम, तो मर्डर का इंटेंशन ऑफ मर्डर जो भी आप कहो, तो ये 307 लगती है उसके लिए, ठीक है। एक तो हत्या हो गई, एक हत्या का प्रयास हो गया, चलो ठीक है। एक मानव वध हो गया शुरू में 299, ठीक है। चलो आगे 309 आत्महत्या का प्रयास। ये देखिए बड़ा खतरनाक प्रयास है, आत्महत्या का प्रयास, सजा 1 वर्ष कैद। आत्महत्या के प्रयास में भी सजा मिलती है, बिल्कुल 1 वर्ष कैद, जुर्माना भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। तो सजा भी याद रखिए आत्महत्या की, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है। 309 आत्महत्या ना करते हैं ना, इसमें भी भाई आत्महत्या ना नहीं करनी चाहिए, तो 9 आ रहा है। तो ये आईपीसी में एक विशेष बात लिखी गई है, यह एक ऐसा अपराध है, ऐसे पूछा गया है कौन सा अपराध ऐसा होता है जो घटित होने से पूर्व अपराध है, मतलब जब तक आत्महत्या ना हो और बचा ले कोई उसे आत्महत्या करते हुए, जैसे बिल्कुल मान लीजिए नीचे ही लपक लिया किसी ने, मर रहा था 10वीं मंजिल से कूद के और पीछे देखा और लपक लिया किसी बाहुबली ने, तो भाई तो फिर वो अपराध है, क्योंकि मरा नहीं, अपराध हुआ नहीं, बच गया, तो अब ये अपराध माना जाएगा, 1 साल कैद आपको हो जाएगी, ठीक है। और अपराध हो गया तो स्वर्ग से धार गया भाई, फिर किसे सजा देंगे, तो फिर अपराध नहीं माना जाता है, ठीक है। तो अपराध हो जाने के बाद अपराध नहीं है, और अपराध अगर नहीं हुआ है तो अपराध है। देखिए ऐसा विशेष ऐसा अपराध है ये आईपीसी के अंदर, कि भाई अपराध नहीं हुआ तो सजा मिलेगी, और अपराध हो गया तो सजा नहीं मिलेगी। कितनी तगड़ी चीज बोल दी मैंने, है ना। तो धारा 362 अपहरण, 362 याद रखिएगा अपहरण से, 375 याद रखिए बलात्कार या यौन उत्पीड़न से, रेप वगैरह, रेप लिखो तो ज्यादा अच्छा। तो 375 में बलात्कार क्या माना जाएगा क्या नहीं माना जाएगा, क्योंकि देखो बलात्कार क्या माना जाता है, बलात्कार ये नहीं है कि भाई 2 साल अफेयर चला, आपस में संबंध बने और फिर हम उस पर रेप का केस लगा दें। अगर कोर्ट में ये कहा भाई मुझे शादी का झांसा दे के मेरे साथ रेप, तो कोर्ट इसको रेप नहीं मानता, ठीक है। रेप वो है कि मतलब अब क्या समझाऊं, कोई मतलब इस तरीके से कोई अनजान व्यक्ति है और उसका रेप करके और इस तरह से धोखा दे के चला गया, तो उस तरीके से मतलब उसको आप रेप मान सकते हैं, लेकिन अफेयर में रेप नहीं माना जाता। ये कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो इस तरीके से कह सकते हैं बात। 375 इसकी परिभाषा यही सब समझाया गया है। 376 बलात्कार या यौन उत्पीड़न के लिए दंड, तो बलात्कार या यौन उत्पीड़न के लिए दंड तो 376 लगती है, आपको पता होगा, मतलब सुना होगा, ठीक है, पता तो खैर क्या होगा। तो 376, 375 नहीं लगती है, 375 तक पुलिस को समझाते हैं कि भाई ये वाली लगेगी, जब लगेगी, ठीक है, कि भाई ये 375 के अंतर्गत इन्होंने अपराध किया तो 376 का दंड मिलना चाहिए इनको। तो 376 फेमस है, 75 नहीं, ठीक है, 75 तो समझाती है। 377 अप्राकृतिक यौन संबंध, अप्राकृतिक यौन संबंध या समलैंगिकता, जो भी आप कहो, ठीक है। अभी कोर्ट ने इसको वैध माना है, तो लैंगिकता, समलैंगिकता तो बिल्कुल वही सब, ठीक है। कौन सा
कि मेल मेल से शादी, फीमेल फीमेल से शादी कर सकती है, वो सब वैध मान लिया। चलो ठीक है। संपत्ति के विरुद्ध अपराध, लिव इन रिलेशनशिप में फीमेल फीमेल रह सकती है, मेल मेल रह सकते, पहले नहीं रहने देते, जोड़े को तोड़ देते थे बीच में से पुलिस वाले जाके, रब रब ऐसे नहीं रहोगे यहाँ, ठीक है, ये बहुत गंदी चीज है। तो इस तरीके से मानते थे, लेकिन कोर्ट ने उसको वैध मान लिया। चलो जो भी है, अब ठीक है, हम तो कोर्ट के साथ है। चैप्टर 17 संपत्ति के विरुद्ध अपराध। संपत्ति के विरुद्ध तो चोरी होगी, अब चोरी डकैती सब आएगा इसमें। 378 से 462 कौन सा अपराध चोरी है कौन सा नहीं है, तो 378 ये बताती है। और चोरी के लिए दंड 379 लगती है चोरी पर, याद रखना 379। 378 चोरी क्या है क्या नहीं है, ठीक है, क्या डकैती है क्या लूट है, वो सब अलग अलग कर देगी ये धारा। 378 ये समझाएगी चोरी क्या है। क्योंकि कोई मान लो अब आपको मेरे जी प्लॉट की चोरी कर ली, तो प्लॉट की चोरी नहीं होगी, वो प्लॉट की चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि चोरी हमेशा चल संपत्ति होगी, अचल की नहीं, ठीक है। चलो बात समझ में आ गई। आगे 390 चोरी कब लूट है, कि चोरी कब लूट बन जाती है, कि जब बल प्रयोग कर दोगे ना चोरी में, चोरी कर रहे हो और मान लो कोई उठ गया, रात में कर रहे हो, चुप निकाल के ले आगे, 2 आदमी पैसा निकाल रहा है, ढेला निकाल रहा है, वो तो चोरी है। कोई उठ गया और उसमें डुक मार के भाग गया है, तो मतलब वो फिर जो है बल प्रयोग कर गया, वो लूट है। 392 में दंड मिलेगा इसके लिए, ठीक है। उसमें 379 था, तो मत याद रखो 92 में दंड है, 390 याद रखिए चोरी है, 379 याद रख लीजिए चोरी करते दंड है, 92 में लूट के लिए दंड है, 78 में चोरी की परिभाषा, 90 में लूट की परिभाषा है, ठीक है। लूट कब डकैती है, अब लूट भी डकैती है, अगर 5 लोग किसी को मार के पीट के भाग के चोरी करके ले आते तो वो डकैती है। 391 में, 90 91 लगातार है, याद रखना। 396 हत्या सहित डकैती, मतलब ये तो बहुत तगड़ी धारा है। तो और याद रखना 420 धोखाधड़ी की होती है, ये तो सब लोग जानते होंगे, इसलिए मैंने साइड में रख दिया। 420 है धोखाधड़ी, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट। और आप सारी धाराओं को लिख के एक साथ बताना, और इनके पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन मत लो। पीडीएफ जिस बच्चे की बढ़िया बनी हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, फिर आप ही लोगों से रोजगार विद अंकित चैनल का ही नाम है @gmail.com और लगा लें, एक ही है रोजगार में, ठीक है, रोजगार विद अंकित @gmail.com। इस पर भाई अपने नोट्स भेजने, साफ सुथरे, जो भी कर सकता है मेरी हेल्प कर सकता है, आप अपने ही बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, आप और लोगों की हेल्प करेंगे तो भगवान आपकी सुनेगा, हो सकता है नौकरी इस बार यूपीएसआई में पार। चलो तो भाई ये सब सुनना मेरी बातों को, और जरूर भेजना नोट्स, सबकी हेल्प करना, क्योंकि सब लोग नहीं लिख सकते, ठीक है। कुछ बहुत सारे पुलिस वाले हैं जो तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस वाले भी और भी पुलिस वाले, तो भाई वो तैयारी कर रहे हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता ड्यूटी से, तो उनकी हेल्प करें प्लीज, चलिए, क्योंकि आपकी राइटिंग हो जाएगी। विवाह से संबंधित अपराध 396 याद रहेगा, हत्या सहित डकैती, भाई इनको तो आपको याद ही करना पड़ेगा, मैं क्या बताऊं आपको, ठीक है। तो विवाह से संबंधित अपराध 494 पुनः विवाह, पति या पत्नी जीवित हो तो पुनः विवाह कर लिया हो तो 494 धारा लगती है, ठीक है। चैप्टर 20 कहता है ये। 498 दहेज प्रताड़ना, मृत्यु नहीं हुई है, दहेज मृत्यु ऊपर था, बिल्कुल आपको याद है, वो शरीर के साथ वाले अपराध में आ रहा है, ठीक है, चैप्टर 16 में आ रहा है वो। तो दहेज प्रताड़ना वो बी में जोड़ा था अलग से, ठीक है, बाद में आपको मालूम ही है। तो ये 498 दहेज प्रताड़ना, इसमें सारे घर के बंद हो जाते थे पहले, अब तो बहुत आसान कर दिया इसको, अब तो पति और सास के अलावा, ननद के अलावा उठाते नहीं किसी को, मतलब पति पे ही अब तो मेन आ रहा हो इसका दहेज प्रताड़ना का, और किसी पे नहीं होता इतना ज्यादा। पहले तो पूरे घर के, एक बार दहेज का केस लगा सारे घर के अंदर, पर ये सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको बाद में हल्का कर दिया था। चलो, मानहानि धारा 499, धारा 500 दंड देती है मानहानि पे, इतना ही मानहानि में याद रखना है। सजा 2 वर्ष अधिकतम हो सकती है मानहानि में, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, तो ये भी मानहानि में याद रखना है। तो आपको सारी धाराएं जितनी भी मुझे लगती थी कि ये इंपॉर्टेंट है वो रख दिए, इसके अलावा इतनी भी धारा आपको नहीं पढ़नी है। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं 100% दावा ठोकता हूं इनमें से ही धारा आ जाएगी, पर मैं इतना श्योरिटी से आपसे कह सकता हूं कि भाई आप शायद और शायद मुश्किल ही कोई धारा आपसे पेपर में बचेगी इनको ही पढ़ने के बाद, और ये मुश्किल से मुश्किल 50 से 60 धारा होंगी, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। 50 भी शायद ना बने, तो आप देख लेना कितनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको समझा दूं कि आईपीसी से मैंने पूरी धाराएं तो आपको कवर करा दी हैं, अब इससे सवाल कई टाइप के पूछे जाते हैं आईपीसी से, जितने भी टाइप हैं, मैंने 4 टाइप के सवाल लिखे हैं नीचे,
चारों टाइप पे बहुत ढेर ढेर सवाल लिखे ताकि आपको कंफ्यूजन ही खत्म रह जाए, और बगैर ऑप्शन के लिखे, मतलब ऑप्शन के साथ लिखे हैं। तो अगर आपको अच्छे से आपने पढ़ लिया है तब आप इस टेस्ट को लगाना और देखना आप कितने सही कर पाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अगर आपने वो पढ़ लिया, अगर आप तैयार है टेस्ट देने के लिए, तो आइए मेरे साथ। टाइप 1 मतलब फैक्ट्स पूछे जाएंगे सीधे सीधे धारा से कि क्या क्या फैक्ट्स है, मतलब सीधे सीधे अगर आपको याद है, रटा हुआ है तो ही आप इनके जवाब दे पाएंगे। भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रारूप को तैयार करने वाला व्यक्ति का नाम लॉर्ड मैकाले, सब लोग जानते होंगे। ठीक है, आगे है भारतीय दंड संहिता 1860 में धाराओं और अध्यायों की कुल संख्या कितनी थी। तो सब लोग बिल्कुल, मैं 2 वीडियो में लिखवा चुका हूं दोनों बातों को। तो 511 धाराएं और 23 अध्याय बिल्कुल आपको अच्छे से रटी हुई है, कोई दिक्कत ही नहीं है। वर्तमान भारतीय दंड संहिता किस दिन लागू हुई, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 जनवरी 1862। 1860 में 6 अक्टूबर को बनकर तैयार हुई। ठीक है, और 1 अप्रैल 1974 को वो आपकी सीआरपीसी है, तो उसको ना लें अभी दिमाग में। ठीक है, बात समझ में आ गई। सीआरपीसी के लिए अगली वीडियो आएगी। तो वर्तमान भारतीय दंड संहिता किस दिन लागू हुई, बिल्कुल याद हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध आवश्यक तत्व नहीं है, तो मतलब अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। आपराधिक आशय, तो आपराधिक आशय तो होता ही है, अपराध के लिए जरूरी है कि भाई पहले आशय हो। ठीक है, मानव या मनुष्य जाति, बिल्कुल मानव का ही, मनुष्य जाति ही। मान लो कोई घोड़ा किसी को मार दे, तो भाई घोड़ा किसी को मार दे तो भाई वो अपराध वो घोड़े का नहीं माना जाता है, वो उसके मालिक का माना जाता है। तो मनुष्य पे ही अपराध लगता है। ठीक है, बात सही है, मनुष्य ही होना चाहिए। अपराध का आवश्यक तत्व ये भी जरूर होता है, ये भी जरूर होता है। अपराध में प्रयत्न और कृत्य, कृत्य तो करा ही जाएगा तभी अपराध होगा, बिल्कुल करे बगैर तो हो ही नहीं सकता। प्रयत्न किए जाएंगे, लेकिन हेतु किस लिए कर रहे हो अपराध, इसके कारण किसके लिए कर रहे हो, तो ये जरूरी नहीं है। कई बार सन की दिमाग में आया यार इसे सामने वाले टपका ही दूं, तो टपका दिया। ठीक है, तो आपराधिक आशय तो हो गया, बिल्कुल आपराधिक आशय हो गया, मानव ने किया, प्रयत्न भी किया, कृत्य भी, काम भी कर दिया। तो हेतु जरूरी नहीं है किसके लिए मार रहे हो आप, बस बदला लेने के लिए मार रहा हूं ऐसे भी बोल सकते हो, कारण जरूरी नहीं है वो। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। कौन सा आपराधिक, मतलब ये बोला था अपराध का आवश्यकता तो नहीं है, तो ये नहीं है। आगे एकांत परिरोध, मैंने बताया एकांत परिरोध, सोलिटरी कन्फाइनमेंट, एक बार में अधिकतम कितनी अवधि तक हो सकता है, एक बार में 14 दिन मात्र। ठीक है, नेक्स्ट है, और टोटल कुल मिला के कितने दिन का हो सकता है, 3 मंथ का, बिल्कुल कठोर दंड बोलते हैं उसको। दंड कितने प्रकार के होते हैं, बिल्कुल आपको पता है 5 प्रकार के होते हैं। मृत्यु होती है, बिल्कुल होती है। आजीवन, कठोर तथा साधारण कारावास, बिल्कुल होते हैं। संपत्ति की जब्ती व जुर्माना, बिल्कुल होते हैं। ये सभी होते हैं, आप धारा 53 में आते हैं, बिल्कुल इनको बताती है। कितनी आयु के बालक का कोई अपराध दायित्व नहीं है, तो ये सब रटे हुए हैं, फैक्ट से चल रहे हैं सब क्वेश्चन। तो आप बताइए कितनी आयु के बालक का कोई अपराध दायित्व नहीं है। राइटिंग जरूर गंदी है, पर मजा नहीं आ रहा हो तो बता देना। तो आयु के बालक का कोई भी आपराधिक दायित्व नहीं है 7 वर्ष से कम आयु का। लेकिन इसमें अगर 12 वर्ष लगाएंगे तो उसमें सचेतता आनी चाहिए, मतलब वो आना चाहिए वो शब्द कि भाई वो अचेत बालक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, डकैती करने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों का होना विधिवत आवश्यक है, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि 5। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आत्महत्या करने के प्रयास में किस दंड से दंडित किया जाएगा, 10 वर्ष तक का सादा कारावास, जुर्माना, 1 वर्ष तक का सादा कारावास या जुर्माना, या दोनों, बिल्कुल सही है। 1 वर्ष तक की सजा आत्महत्या के प्रयास में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है, विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों जो संयुक्त रूप से अपराध करते हैं, विधि विरुद्ध जमाव वही 144 वाला आ रहा है, जो संयुक्त रूप से अपराध करते हैं कि आपराधिक दायित्व का प्रमुख सिद्धांत है। ये तो वही पूछ लिया कि भाई विधि विरुद्ध जमाव है, जमाव के सदस्य हैं जो भीड़ काम करती है, तो मतलब वही सामान्य उद्देश्य होता है, आशय नहीं। विधि विरुद्ध जमाव में हमेशा सामान्य उद्देश्य आएगा, आशय नहीं आएगा। आशय शुरुआत में आता है, वो 22 शायद धारा है जिसमें सामान्य आशय समझाया गया है, 22 है, 34 है शायद, 34 धारा 34, उसमें आईपीसी की धारा 34 में सामान्य आशय। वो 5 लोग हैं, 5 लोग डकैती डालने गए, एक न कहीं, मैं बाहर से बताऊंगा, मैं 4 लोग अपना काम कर आए अंदर, तो वो सामान्य आशय होता है। लेकिन उसमें विधि विरुद्ध जमाव नहीं होता, विधि विरुद्ध जमाव सामान्य उद्देश्य में रहेगा। ठीक है, चलिए निर्वासन, ये मैंने बता दिया, निर्वासन ये एक नोट में बाद में लिख लीजिए, इसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, तो का दंड तड़ी पार बोलते थे, इसको आईपीसी में नहीं है।
खत्म कर दिया, 1949 की है शायद। चलो टाइप 2, अब सामान्य बातें, मतलब ये टाइप 2 के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। टाइप 1 तो हो गई कि इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए डायरेक्ट फैक्ट से, ठीक है। टाइप 2 सामान्य बातें, जिनको आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, नया क्वेश्चन आपके सामने आए और आप तब भी लगा दो, ठीक है। तो यह कब कहा जा सकता है, जब एक व्यक्ति किसी बात का दुष्प्रेरण कर रहा है। तो आपने दुष्प्रेरण पढ़ा है, तो दुष्प्रेरण की परिभाषा से ये क्वेश्चन आए हैं, तो आप बता सकते हैं क्या कि भाई इसमें कौन सा दुष्प्रेरण कहा जाएगा। किसी व्यक्ति को उकसाना दुष्प्रेरण है, बिल्कुल है। कि अन्य व्यक्तियों के साथ षड्यंत्र में सम्मिलित होता है, बिल्कुल होता है दुष्प्रेरण में, ठीक है। किसी कार्य को अवैध लोग द्वारा सहायता करता है, उपरोक्त सभी मैंने आपको बताए हैं दुष्प्रेरण कहलाता है, ठीक है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा होता पर आपको एकदम समझ में आ जाएगा, यार हाँ ये भी तो प्रेरण ही कर रहा है किसी न किसी तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बेईमानी क्या है। अब बताओ, ये कोई शब्द आपके लिए नया नहीं है, फिर भी ये सामान्य बात है और आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आईपीसी से पूछे जाते हैं। किसी कार्य को बेईमानी से करना, ये तो बेईमानी चलो है ही। जो व्यक्ति इस आशय, देखो बेईमानी जब समझा ही नहीं है तो हम कैसे कहते हैं बेईमानी क्या है। तो बेईमानी क्या है ये बात अच्छे से स्पष्ट नहीं हुई। जो व्यक्ति इस आशय से कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सैदोष अभिलाभ हो, एक व्यक्ति को लाभ और अन्य व्यक्ति को सैदोष हानि। मान लीजिए दुकानदार अपने आप के लिए लाभ करता है, एक व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति खुद दुकानदार हो गया, और अन्य व्यक्ति जो ग्राहक है उसको सैदोष हानि, दोषपूर्ण हानि दोषपूर्ण लाभ, बाट कम का प्रयोग कर रहा है तो वो दोषपूर्ण लाभ हो रहा है, ठीक है, दुकानदार को, और दोषपूर्ण हानि हो रही है उस व्यक्ति को। तो इसी को हम बेईमानी कहते हैं, बिल्कुल सही है। किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाना, लाभ तो वैसे भी पहुंचा सकते हैं हम उसको पैसे दे करके, भाई ले हो, तो ये सब नहीं है, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन हम करेक्ट कहेंगे एकदम, क्योंकि उपरोक्त सभी नहीं लगा सकते। चलो इसको मान सकता था पर ये तो बिल्कुल नहीं है, व्यक्ति को लाभ तो बगैर बेईमानी करे भी पहुंचा सकते हैं। चलिए सैदोष लाभ होता तो हम सोच सकते हैं कि दोषपूर्ण लाभ है। चलो क्षति से क्या अभिप्राय। अब ये क्षति की परिभाषा बतानी। क्षति माने नुकसान, ठीक है। किसी व्यक्ति के शरीर को अवैध रूप से कारित की गई अपहानि, तो मतलब शरीर को अवैध रूप से कारित की गई अपहानि, तो इस शरीर को मतलब कोई हानि पहुंचा दी, उसको क्षति कहना जा रहा है। किसी व्यक्ति के मन तथा ख्याति को अवैध रूप से, तो ये क्षति है क्या कि मन को और ख्याति को हानि पहुंचा दो, वो है क्या क्षति। या शरीर को अवैध रूप से हानि पहुंचा दो, या वो क्षति है। क्षति क्या है, किस व्यक्ति की संपत्ति को अगर आप कोई हानि पहुंचा दो, क्या वो क्षति है। क्षति तो ये भी यार, संपत्ति को हानि पहुंचा दी। मान लो कोई संपत्ति है उसकी, कुछ भी है, मान लो समरसीवर लग रहा घर में और आपने तोड़ दिया, तो नुकसान ही है उसका बेचारे का है। किसी के ख्याति आपने बदनाम कर दिया कोई आदमी, तो वो भी उसके सामाजिक क्षति है, ठीक है। आपने उसके शरीर को हानि पहुंचा दी, उंगली तोड़ दी, उंगली खा गया आप उसकी, तो वो तो क्षति हो गई, उसकी उंगली का तो नुकसान हो ही गया। और किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित की गई अपहानि, बिल्कुल सही है। सारी चीजें आ गई इसमें, बात खत्म हो गई, क्षति आपको क्लियर हो गई। चलिए अब देखिए मैंने आपको समझाया क्या, मैंने आपको पहली बात बताई कि ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक टाइप के तो पूछे जाएंगे किस तरह के, कि आपसे फैक्ट पूछ ले डायरेक्ट, और एक सामान्य बातें कि जो आप डायरेक्ट उनका जवाब दे सकते हैं। और अब जो तीसरी बात आ रही है, मतलब सामान्य बातें क्या, जो कोई भी आदमी जवाब दे सकता है, फैक्ट वही जवाब देगा जिसने पढ़ रखे होंगे। और एक तीसरी बात है, धारा भी पूछ सकता है डायरेक्ट। और धारा ये सिर्फ मैंने वही लिखी है क्योंकि धारा मैं अपने पास से ही लिख देता हूं, सीधी सी बात है, मैं उन्हें लिखूंगा। अगर मैं लिखता तो वही जो मैंने लिखवाई हैं, तो इसलिए मैंने धारा कौन सी ले ली, यूपीएसआई 2017 में पूछी गई सारी धाराएं ले ली, जो धारा से डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। हालांकि उस टाइप के भी आए थे, जो पीछे थे फैक्ट भी आए, वो भी आए, ठीक है। सिचुएशन भी बनाऊंगा अभी आगे, कि सिचुएशन भी बना के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने धारा से जो लिखी है डायरेक्ट उनसे लिए हैं, मतलब जो यूपीएसआई में आए हैं। अब आप देखना, भारतीय दंड संहिता की धाराएं 359 से 374 ऐसे पूछे पूरा इंटरवल। 359 से 374 किन कृत्यों से संबंधित है, तो आपको ये तो नहीं मालूम है एग्जैक्ट, पर आपको इतना पता है 299 से 377 का पूरा मामला शरीर से संबंधित है, शरीर के खिलाफ जो भी अपराध करेंगे। तो ये या तो मर्डर हो सकता है, किडनैप हो सकता है, या ये रेप वगैरह हो सकता है। तो आपने पढ़ा, इस बीच में हमें एक धारा भी याद है 362 जो किडनैपिंग की है, तो किडनैपिंग का ही ऑप्शन आप इसमें लगाएंगे। बाकी देखिए और कहीं पे किडनैपिंग का नहीं आ रहा है, तो किडनैपिंग तो इसमें आएगा ही आएगा,
ठीक है। और ये किडनैपिंग से संबंधित ही पूरी बातें होंगी कि अपहरण ले गए, बहला फुसला कर बच्चे को ले गए तो वो भी एक अपहरण है, भगा ले जाना वो भी एक अपहरण है, गुलामी, किसी से जबरन अपनी मजदूरी करवाना वो भी एक अपहरण ही है, अपने घर में रख लिया। तो वो सारी ये जो धाराएं बीच की यही समझा रही है कौन सा ये अपराध है, कौन सा ये है, कौन सा है गुलामी, कौन सी है, या डायरेक्ट कौन सा ले गए, बहला फुसला कर कौन सा। तो सारी धाराएं अलग अलग है, तो इतनी तो किसी के बस की नहीं है, ठीक है। हमने एक ही धारा रटी थी और हमारा उससे काम हो गया सारा, ठीक है। तो ऐसे भी लगाई जाएंगी धारा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिखे हैं और आपको बड़ा मजा आया होगा इस क्वेश्चन में कि अब तो हम ऐसे लगा ही सकते हैं सारी धाराओं को, ठीक है। बहुत अच्छा एक मैंने आपको आइडिया देने की कोशिश की है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये यूपी पुलिस का ही है। राम ने एक अपराध किया जिसके लिए सिर्फ 40 रुपए का जुर्माना था, 40 रुपए का, लेकिन वह इस राशि का भुगतान न कर सका। फिर आईपीसी की धारा 67 के अनुसार उसे भुगतान न करने के लिए अधिकतम कितने माह की कैद की जाएगी। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि धारा 67 बताती है कि अगर आप जुर्माना नहीं देते हैं तो आपको सजा के रूप में उसे काट सकते हो। तो जैसे अगर आपका 50 रुपए से कम का जुर्माना है तो आपको सजा होगी 2 महीने की, और अगर 50 से 100 रुपए का जुर्माना है, आप नहीं चुकाते हैं तो आपको 4 महीने की सजा है, और 100 रुपए से अधिक का जुर्माना आप नहीं चुकाते हैं तो आप 6 माह की सजा भुगत के आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 माह की सजा है क्योंकि यहाँ पर 40 रुपए का जुर्माना है। तो ऐसे भी क्वेश्चन ऐसे बना के दे देगा, बिल्कुल यूपी पुलिस ने दिया है, आप देख सकते हैं पिछले वाले एग्जाम में। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 53 किस विषय के संबंध में है। तो 53 तो बड़ा सब लोग जानते हैं, दंडों को परिभाषित करते हैं कि 5 प्रकार के दंड है, तो बताने की जरूरत नहीं है। आईपीसी की 304B के अंतर्गत दहेज मृत्यु, तो हमें पता ही था 304B दहेज मृत्यु बताती है, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि भाई ये तो सारी बातें जो शरीर को प्रभावित करने वाली हैं उस धारा के अंतर्गत ही आ रहा है, और दहेज मृत्यु बी लगा दिया तो भाई सीधी बात है दहेज के ही केस हैं ऐसे ए बी लगा के। तो जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा देने का प्रावधान है, तो इसमें न्यूनतम सजा 7 वर्ष की होती है, ठीक है। न्यूनतम सजा 7 वर्ष की तो होगी जिसको जिम्मेदार माना जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 400, देखिए दहेज केस कब तक चलता है, शादी के कितने दिन, ऐसे थोड़ी है कि 20 साल हो गए, बालक नन्हे बड़े हो रहे हैं और दहेज के लगा लगे। मान लो अब मतलब किसी की मम्मी है, खूब बड़े बच्चे हो रहे हैं और वो अपने पापा, आपके पापा पे लगा लगे, आपके नहीं, तो किसी और बुरा मत मानना, और उन पे लगा लगे दहेज का केस ठोकने जा रही है, तो वो लग जाएगा क्या? नहीं, 7 साल तक इस दहेज का केस लग सकता है, शादी के 7 साल बाद तक, ठीक है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, हमें पता होना चाहिए। चलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420 का संबंध किससे है? शरारत है क्या? 415 से 20, अरे 420 तो याद है हमें, धोखाधड़ी, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो 415 से 20 में समझाया गया होगा धोखाधड़ी की परिभाषा क्या है, ये क्या वो क्या, इसलिए पूरा इंटरवल एक साथ दे दिया है। तो इनमें से अगर आपको कोई सी एक भी याद है ना इस इंटरवल की, तो आप उसी को लगा दो, कोई टेंशन नहीं होगी, एकदम सही जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए वो एक साथ लिखता है इन सबको, क्योंकि इनका संबंध एक ही काम से है बस। भारतीय दंड संहिता की 405 से 409 एक ये धारा आई थी जो बिल्कुल मतलब अलग से पूछी गई थी, ये जरूर मतलब मैं कहूंगा मतलब ये थोड़ी सी मुश्किल धारा इन्होंने पूछी जो थोड़ा व्यवहारिक से अलग थी, ठीक है। एक सेट में ऐसी पूछी गई है, तो आपराधिक विश्वास भंग है, ठीक है। कोई बात नहीं, वो एक आध तो रट ही लेना, क्या कर सकते हैं, एक आध ऐसी पूछ ली जाए, इसके लिए तो भाई मैं क्या करूंगा बाप, क्या बताऊं, ठीक है। हालांकि चैप्टर वाइज से थोड़ा अंदाजा इससे लगा सकते हो, छल नहीं है, छल तो धोखेबाजी वगैरह, जबरन वसूली नहीं है, ठीक है। जबरन वसूली वही था किडनैप करके और उससे अपना काम वाम करवा रहे हैं, ठीक है। शरारत नहीं है, तो मतलब आपराधिक विश्वास भंग हो सकता था, तो मतलब कुछ आइडिया ले सकते थे, ठीक है। आईपीसी 1860 के प्रारूप पर आधारित किस देश का दंड संहिता है, ये भी पूछा गया है। तो मैंने बहुत सारे देश लिखवाए हैं, सिंगापुर, बांग्लादेश वगैरह, तो ब्रुनेई भी है, श्रीलंका भी है, ये सभी हैं, ये सारे देशों का संविधान इसी 1860 पर आधारित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक और क्वेश्चन पूछा है यूपीएसआई में, पिछले यूपीएसआई 2017 में जो दिसंबर में हुए हैं, भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ऐसे अब आप बताएंगे इसको खुद। भारतीय दंड संहिता की दोस्तों ये उस तरह का ये सामान्य बात है दंड संहिता के बारे में, मेरे ख्याल से कुछ रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि धारा नहीं पूछी, ठीक है। भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि किसी अपराध को करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। दोस्तों ये बहुत तगड़ी बात है कि हमारे यहाँ पर एक धारा ऐसी भी है कि अपराध के लिए राजी हो गया कि भाई हाँ मैं उसे मार दूंगा, और ये साबित हो गया, भाई जज साहब ने पूछा भाई आप तैयार हुए थे कि मैं उसे मार दूंगा, ठीक है, तो आपको सजा होगी।
आप तैयार भी हुए तो भी आपको सजा होगी। आपने स्वीकार किया है मैंने मारा नहीं है, और मैं जो है ये एडमिट करता हूं कि भाई मैं तैयार हो गया था, ठीक है। अब उकसाने वाले को सजा मिलेगी, किसने तैयार किया था आपको, तो उसको दुष्प्रेरण की सजा मिलेगी। तो इस तरीके से ये बिल्कुल सही वक्तव्य हो जाता है। भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि आत्महत्या की कोशिश एक अपराध है, बिल्कुल आत्महत्या की कोशिश एक अपराध है, और 1 साल की सजा भी, अगर वो बच गया तो। और मर गया तो भाई फिर तो कोई अपराध है ही नहीं, ठीक है। तो ये मैंने बात बताई है। तो ए और बी दोनों ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ए और बी दोनों, ठीक है, दोनों ही सही है भाई। इसमें भी ये भी अपराध है आत्महत्या की कोशिश, और ये भी अगर राजी हो गया अपराध करने के लिए तब भी सजा देने के लिए पर्याप्त सजा दी जा सकती है, ठीक है। बात समझ में आ गई। और एक टाइप 4 है जो कंडीशन बनाकर आपको दे देगा, कंडीशन बनाकर आपको दे देगा टाइप 4। ये कैसा है जरा देखिएगा। 21 का पहला क्वेश्चन है, मतलब 21वां क्वेश्चन है। ए 24 वर्ष का प्रेमी, आप खुद बताओगे, मुझे नहीं पता। प्रेमी की बात इसलिए लिखी है मैंने कि भाई आप प्रेमी वाली बात है बहुत जल्दी पकड़ते हो। ए 24 वर्ष का प्रेमी है तथा बी 22 वर्ष की प्रेमिका है। बहुत बढ़िया, दोनों की कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन ओहो क्या मोड़ आ गया, आत्महत्या की बात आ गई, क्या करें। दोनों आत्महत्या करने को तत्पर होते हैं, पता है क्या बात हो गई भाई। चलो हो गई, ठीक है, दोनों तैयार हो गए, दोनों ने राजीनामा हो गया कि भाई आत्महत्या करते हैं दोनों, तू मुझे मार दियो मैं तुझे मार दूंगा। या लड़की बोली नहीं मेरे बस की नहीं है। अब देखो क्या हो रहा, लड़की बोली मेरे बस की नहीं, तू पहले मुझे मार दीजिए फिर खुद मर जियो, ठीक है। चलो लड़का हो गया तैयार, ठीक है जी। ए तो बी की मृत्यु कारित कर देता है, मतलब वो जो लड़का था वो बी को तो मार देता है। लेकिन अब जैसे ही उसने देखा लड़की को गोली मारी और उसका बुरा हाल हुआ, कैसे तड़प रही है, अब वो अपनी मृत्यु का साहस नहीं जुटा पाने के कारण अब वो स्वयं को मृत्यु कारित नहीं कर पाता, अर्थात अपनी आत्महत्या नहीं कर पाता। तो एक कौन से अपराध का दोषी है, अब उसको सजा तो मिलेगी क्योंकि उसने लड़की को तो मारा है, ठीक है। अब वो हत्या लगेगी उस पर, आत्महत्या का प्रयास लगेगा। आत्महत्या का प्रयास तो चलो उसने किया ही था, खुद का भी तो किया था, चलो बहुत ठीक है। आपराधिक मानव वध जो हत्या नहीं है, आपराधिक मानव वध और जो हत्या नहीं, क्या वो उसको क्रूरता से मारना चाहता था? नहीं, आपराधिक मानववाद, मर जाए बस कैसे ही, तो ऐसा कोशिश थी उसकी कि ये मर जाए, ठीक है, इसके प्राण निकल जाए, मुझे कोई इसको सजा नहीं देनी है, मुझे क्रूरता से नहीं मारना, बड़े आराम से बेचारी मर जाए, अपने प्राण त्याग दे। तो आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है, या कोई अपराध नहीं, अपराध तो है भाई। अपराध तो ये अगर ये होता ना, बी और सी दोनों का अपराध, आत्महत्या का प्रयास भी उसने किया था, खुद का नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, पर किसी और ने नहीं बचाया उसको, इसलिए ये भी सही नहीं है। कोई और बचा लेता आत्महत्या का प्रयास करते हुए, तब वो सजा मिलती है, ठीक है। तो आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है, इसकी सजा मिलेगी, हत्या की नहीं मिलेगी। हत्या में तो आजीवन है और इसमें 10 साल की सजा होकर बच जाएगा। चलो, तो ये बात समझ में आ गई। 21वां सवाल आपको सिचुएशन बनाई थी और आप समझ सकते थे खुद भी इसको कि भाई यही होगा। अब 22वां भी खुद समझ के दिखाओ और फिर एक HW दूंगा आपको और फिर मुझे उसका उत्तर बताना और अपने कमेंट में ये भी बताना कि वीडियो कैसा लगा। अगर मैं आपके दिल को छुपाया हूं इस IPC के एक ही वीडियो में, कंप्लीट वीडियो, मतलब सब कुछ समझ लो, सब कुछ भर दिया मैंने इसमें, और अगर मैं आपके दिल को छुपाया हूं इस IPC के तहत, तो मुझे शेयर और लाइक आप कितना देंगे, कितना प्यार देंगे, कितना कमेंट में प्यार देंगे, जरूर दीजिएगा। ए तथा बी नामक 2 युवतियां परस्पर लड़ रही हैं, बिल्कुल लड़ती हैं युवतियां। तो ए ने बी के चेहरे पर ब्लेड से प्रहार कर दिया। ओहो, बड़ा खतरनाक प्रहार है भाई, ब्लेड से तो कुछ भी हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप बी के गाल पर स्थायी व कुरूप चिन्ह बन गया। ओहो, लड़की के लिए तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है। एक किस अपराध का दोषी, एक किस अपराध की दोषी होगी? लड़की है, लेडीज है, तो बिल्कुल अपराध की दोषी तो वो भी है। तो सैदोष मानव वध का प्रयत्न किया, वो वध का, दोनों लड़ रही थी, गुस्से में ब्लेड से उसने प्रहार कर दिया, तो मानव वध के लिए जरूरी थोड़ी है कि भाई उसने जान से मारने के लिए किया। नहीं, जान से मारना तो नहीं था, बस मैं इससे ऊपर रहूं, ये बात थी। स्वेच्छापूर्वक तो किया है, अपने आप तो नहीं हुआ। अपने आप तो ऐसा होता, जेब में ब्लेड रखा और लड़ रहे, गुथ रहे, वो ऊपर आई, कभी वो नीचे, और भैया उसको लग गया ब्लेड उसके, उससे तो फिर वह मानता कि स्वेच्छापूर्वक नहीं है। पर अब तो स्वेच्छापूर्वक प्रहार किया है, तो स्वेच्छापूर्वक साधारण उपाहित करना, साधारण तो नहीं है, चेहरे पर उपाहित किया है, तो कोई छोटी मोटी चोट नहीं है। साधारण तो ऐसा होता, घुसा मार दिया, गाल पे चक गया, 2 दिन बाद फिर सही हो जाएगा, ठीक है, दाढ़ चीस रही है, तो मतलब वो सब है साधारण। तो रक्त खतरनाक, दांत टूट जाता तब भी साधारण मान सकता था, पर
अंग भंग का केस लग जाता, वो भी खतरनाक है। ठीक है, तो लेकिन यहां पर है खतरनाक साधन द्वारा, खतरनाक तो था, जान भी ले सकता था, ब्लेड है। स्वेच्छापूर्वक घोर उपाहित, लड़की के लिए तो बहुत घोर है भाई, चेहरे पर प्रहार किया है। ठीक है, तो घोर उपाहित किया है मतलब बहुत तगड़ा प्रहार किया है, खतरनाक साधन द्वारा किया है, स्वेच्छा से किया है, यही अपराध लगेगा भाई। उपेक्षा और लापरवाही द्वारा, उपेक्षा लापरवाही वही होती, बेड से ब्लेड, जेब से ब्लेड लग गया उसको। ठीक है, तो घोर उपाहित करना, तो ये उपेक्षा और लापरवाही नहीं है, तो जानबूझकर स्वेच्छापूर्वक किया है। चलिए, तो सी ऑप्शन लग जाएगा। लेकिन मानव वध का प्रयत्न, ये और खतरनाक धारा, ये तो नहीं था उसका कोशिश। चलिए, ये तो नहीं लगा सकते। आगे है HW में निम्न में से चोरी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? किसी व्यक्ति के कब्जे की संपत्ति को बेईमानी से लेना या हटाना, सहमति के बिना किसी व्यक्ति के कब्जे की किसी भी प्रकार की संपत्ति को बेईमानी से लेना या हटाना, सहमति के बिना किसी व्यक्ति को कब्जे की चल संपत्ति बेईमानी से लेना या हटाना। बहुत गौर से पढ़ना और उसका उत्तर दे देना क्या आ रहा है, ABCD, बस ऑप्शन में लिख देना A या B या C या D, और ऑप्शन लिख के और फिर आगे लिखना अपना कमेंट प्यारा सा, ताकि मैं अगले वीडियो के लिए उत्साहित हो सकूं बहुत ज्यादा कि बच्चों ने इतना प्यार दिया है। तीसरी वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊं आपके लिए। 10 वीडियो में मुझे खत्म करना है, 10 वीडियो में पूरी मानव क्या IPC पूरी मूल विधि खत्म करनी, बहुत सारी चीज पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। ओके, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं बहुत जोश के साथ, फिर आगे मिलूंगा। ओके।